यस सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम फॉर द लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स। अभी आज से हम लोग इनकम टैक्स पे पूरा जोर लगाएंगे। अपना टारगेट है 20 अप्रैल तक हमको पूरा करना है, 20 अप्रैल तक, सो दैट इट विल बी ईजी। थोड़ा आगे पीछे हो गया तो भी अप्रैल के एंड तक अपना पूरा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। सो दैट मई से अपने को ग्रुप 2 चालू करना है, मई जून 30 हम लोग अपना 31 जुलाई अपना लास्ट डेट है ना। सो इन दैट केस ग्रुप 2 के लिए फिर विल बी रेडी। ऑब्वियसली साइली मैडम का और नीरज सर का लेक्चर्स 30 अप्रैल तक पूरा नहीं होगा, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट देन आई विल बी अगेन टेकिंग माय कॉस्टिंग लेक्चर्स व्हाट आई वाज टेकिंग इन द पास्ट। ओके, तो उनका लेक्चर वैसे ही चलता रहेगा एंड माय लेक्चर्स विल चेंज। और बीच में अभी आपको वैभव सर और अभय सर आके मिलते रहेंगे, सो उनका लेक्चर्स भी आगे चलता रहेगा। ओके, पिछले लेक्चर में हमने लगभग पेज नंबर 10 तक काम कंप्लीट किया था कि डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, टैक्स का पर्पस क्या रहता है, इनकम टैक्स किस तरह से पढ़ाई करने का रहता है। इनकम टैक्स का पढ़ाई करना मतलब 5 चीज़ों का पढ़ाई करना रहता है। इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, इनकम टैक्स रूल्स ऑफ 1962, फिर फिनेंस एक्ट, और उसके बाद में बोला था सीबीडीडी का सर्कुलर्स, और सबसे लास्ट में था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। फिर हमने ये भी देखा था कि हर एक का पढ़ाई करने का मकसद क्या है, मतलब एक्ट पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा एक्ट पढ़ेगा तो, हाउ टू कंप्यूट इनकम। रूल्स पढ़ोगे तो क्या समझेगा, व्हाट आर द रेगुलेशंस फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग द सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जहाँ जहाँ पे सेक्शंस आर गिविंग द पावर टू द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पावर देके रखी है कि तभी का जो भी कुछ रंग रहेगा, तभी के जो भी कुछ हालात रहेंगे अपने देश के, उसके हिसाब से जो नए रूल्स बनाने करेंगे आप बना सकते हो। उसके लिए फिर से बार पार्लियामेंट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब चीज़ों के लिए कौन रहेगा, रूल्स रहने वाला है। बाद में क्या देखा हमने, फिनेंस एक्ट। फिनेंस एक्ट का बेसिक मकसद क्या है, एक्चुअली स्पीकिंग इट इज कॉल्ड एज बजट, मतलब हमारे कॉमन मैन के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम लोग बजट, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम लोग फिनेंस एक्ट। उसके 2 पार्ट रहते हैं, एक पार्ट क्या एक्सपेंडिचर पार्ट, दूसरा पार्ट क्या इनकम पार्ट। एक्सपेंडिचर पार्ट मतलब गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्चा करने वाला है, वो इकोनॉमिक्स के पढ़ाई का बात रहता है। हम लोग टैक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अपने को दूसरा पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट वो पैसा किस तरह से रेज करना चाहती है। मैंने आपको बोला था कि प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में फर्क रहता है। प्राइवेट फाइनेंस मतलब पहले चद्दर को देखो और उसके बाद में उसके हिसाब से पैर फैलाओ, और पब्लिक फाइनेंस मतलब पहले पैर कितने फैलाने का डिसाइड करो और उसके हिसाब से चद्दर को बड़ा करने का कोशिश करो। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ पब्लिक फाइनेंस। देन वी वेंट अहेड एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाबा ये जो सेकंड पार्ट रहता है फाइनेंस एक्ट का, उसको बोलते हैं हम लोग दी टैक्सेशन। फिर उसमें जीएसटी का भी रेट्स आता है और उसके अलावा इनकम टैक्स का भी रेट्स आता रहता है। फिर सीबीडीडी का सर्कुलर मतलब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के और बंधन कारक है, हमारे ऊपर बंधन कारक नहीं है। अगर हमको ठीक लगा तो हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, अगर हमने फॉलो नहीं किया तो इनकम टैक्स हमको जेल में नहीं डाल सकते हैं। अरे सीबीडीडी का सर्कुलर फॉलो नहीं किया, वी कैन चैलेंज इट। वी कैन नॉट चैलेंज इनकम टैक्स लॉ डायरेक्टली अनलेस इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करेंगे तो हम डायरेक्टली उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये सेक्शन ऐसा क्यों रखा, मुझे नहीं अच्छा लगा, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज पास बाय द पार्लियामेंट। हाँ, लेकिन अगर कोई सेक्शन के अंदर का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जाता रहेगा तो तुम उसको चैलेंज कर सकते हो। बट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हुए पावर्स के अंदर ही खेल रहा है तो तुमको तकलीफ दे रहा है, इसके लिए तुम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। और सीबीडीडी सर्कुलर कैसा नहीं है, इट इज नॉट पास बाय द पार्लियामेंट, इट इज पास बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच इज नॉट अ गवर्निंग बॉडी फॉर ऑल ऑफ अस, विच इज नॉट एन इलेक्टेड बॉडी फॉर ऑल ऑफ अस। इसका मतलब हम लोग उसको आराम से चैलेंज कर सकते हैं। रोहित जोरे कौन है, ओके रोहित, आई थिंक यू आर ए न्यू स्टूडेंट। आया और गया कि क्या बच्चा ये, चलो ठीक है, ओके। हाँ, तो इन दैट केस हमने देखा था कि फिनेंस एक्ट किस तरह से पढ़ाई करने का रहता है। उसके अंदर अपने को बेसिक लॉजिक याद रखने का रहता है। सीबीडीडी के सर्कुलर को हमने अगर चैलेंज किया तो भी चलेगा, फॉलो किया तो भी चलेगा। जनरली हम लोग फॉलो कर देते हैं क्योंकि बहुत सारा बार उन्होंने बहुत सारा सोच विचार करके बताया हुआ रहता है। लेकिन कभी कभार सीबीडीडी के सर्कुलर अगर आपको लगे कि ये आपके इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए पावर्स के खिलाफ है, इनकम टैक्स रूल्स में बोले हुए अलग अलग पॉइंट्स का उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, तो आप सीबीडीडी के सर्कुलर को आराम से चैलेंज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और लास्ट पार्ट क्या था, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि इसके पहले किसी सेक्शन के बारे में, किसी रूल के बारे में, किसी सर्कुलर के बारे में अगर झगड़े हुए रहेंगे तो झगड़े का इसके पहले क्या समाधान निकाला गया है, उसके बारे में क्या जजमेंट आया हुआ है, ये हम लोग देख सकते हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड दैट एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ पढ़ाई ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इतने 5 चीज़ों का पढ़ाई रहेगा। मैंने ये भी बोला था कि ज़्यादा फोकस विल बी ऑन इनकम टैक्स एक्ट एंड लेसर फोकस विल बी ऑन अदर थिंग्स। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। मैंने बोला था कि फिनेंस एक्ट के अंदर के जो 4 पार्ट रहते हैं उसके बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया हुआ नहीं है, बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। सो हियर आर द 4 पार्ट्स ऑफ फिनेंस एक्ट। फिनेंस एक्ट के अंदर अलग अलग शेड्यूल्स रहेंगे। उसके अंदर का फर्स्ट शेड्यूल जो रहता है हर साल, दैट फर्स्ट शेड्यूल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम टैक्स रूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिनेंस एक्ट की बात कर रहा हूँ।
फिनेंस एक्ट के अंदर कौन सा शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल है। और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 के बारे में देखो क्या बोलता है। फर्स्ट शेड्यूल टू द फिनेंस एक्ट स्पेसिफाइज द रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। सर ये जो शब्द आपने बोला है करंट असेसमेंट ईयर, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि असेसमेंट का मतलब क्या। इसके बारे में आपने कोई पूरा लेक्चर डिस्कस करने का है कि असेसमेंट ईयर मतलब क्या रहता है, प्रीवियस ईयर मतलब क्या रहता है, वगैरह वगैरह। उसका डेफिनेशन भी है और उसका अपने को डिटेल पढ़ाई भी करने का है। लेकिन अभी के डिस्कशन के लिए सिर्फ बता के रखता हूं कि जिस तरह से पहले आप पेपर लिखते हो और बाद में पेपर का असेसमेंट होता है, वैसे ही हम लोग इनकम कमाते हैं और हमारे इनकम का रिटर्न हम खुद भर देते हैं, और हमने भरा हुआ रिटर्न, हमने भरा हुआ टैक्स, ये दोनों बराबर है कि गलत है, ये बाद में चेक किया जाता है। तो पहले क्या होता है, आप पैसा कमाते हो। दूसरा क्या होता है, पैसा कमाते कमाते आपको टैक्स भरने का रहता है। सर पहले पैसा पूरा कमा लेता हूं, बाद में चेक करता हूं कितना पैसा कमाया है और बाद में आराम से टैक्स भरता हूं, ऐसा नहीं चलता है। जिस तरह से आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड आपका पढ़ाई किया था, तब ऐसा नहीं बोलते हो कि पूरा मेरा 8th स्टैंडर्ड का पढ़ाई होने दो और साल के एंड में एग्जाम लो। दैट इज नॉट द केस। हम क्या बोलते हैं, थोड़ा पढ़ाई कर लो, अभी एग्जाम दे दो, थोड़ा पढ़ाई कर लो और आगे के एग्जाम दे दो, यूनिट टेस्ट, मिड सेमेस्टर टेस्ट, ऐसा करते जाते हैं। वैसे ही इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं बाबा, साल जैसे जैसे पूरा होता जाएगा थोड़ा थोड़ा तुम्हारा इनकम कमा के तुम्हें मालूम पड़ गया है 2.5 महीने का इनकम कितना हो गया। तो अप्रैल, मई, जून, 15 जून को आप क्या कर दो, पिछले 2.5 महीने में जो भी कुछ इनकम कमाया है उसके ऊपर का टैक्स भर दो। ये इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे कैसा कॉम्प्लिकेटेड है आज ही सीखने का अपने को, लेकिन अभी के डिस्कशन के लिए इतना काफ़ी है कि 2.5 महीने का भी इनकम कमाया है उसके हिसाब से टैक्स भर दो। फिर बाद में जून खत्म हो जाएगा, जुलाई खत्म हो जाएगा, अगस्त, 15 अगस्त आ गया, 15 सितंबर आएगा एक्चुअली स्पीकिंग, फिर से एक बार टैक्स भर दो, फिर 15 दिसंबर फिर से टैक्स भर दो, फिर 15 मार्च फिर से एक बार टैक्स भर दो। साल जैसे जैसे खत्म हो रहा है, आप जैसे जैसे इनकम कमाते जा रहे हो, वैसे वैसे आपको साल में 4 बार टैक्स भरने का रहता है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? और उसके बाद में, साल खत्म होने के बाद आपको क्या करने का रहता है, आपको बाद में इनकम टैक्स का रिटर्न भरने का रहता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट थिंग्स। नंबर 1 टैक्स भरो और नंबर 2 रिटर्न भरो। टैक्स भरना इसका मतलब एक्चुअली कैश भरना। टैक्स भरना इसका मतलब एक्चुअली कैश भरना। और टैक्स कहां पे भरा जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके टैक्स नहीं भरने का रहता है। हाँ सर मुझे समझा, अभी ऑनलाइन है सब कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स से वेबसाइट पे जाके टैक्स भरेंगे। गलत, आप इनकम टैक्स से वेबसाइट पे जाके भी टैक्स नहीं भर सकते। आपको टैक्स कहां पे भरने का रहता है, गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में भरने का रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किधर भी कैश काउंटर नहीं है, वहां पे कोई भी रिसीट बनाने के लिए बैठा हुआ नहीं, अच्छा इनके पास इतना टैक्स आ गया, इनके पास इतना टैक्स आ गया, ये लो आपको रिसीट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी बोल के रखता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सपोज आपका केस चला और बाद में केस में ऐसा नजर आया कि आपने गलत टैक्स भरा है, कम टैक्स भरा हुआ है, आपको और टैक्स भरना चाहिए, आपको खुद को भी समझा कि अरे हाँ मेरा कैलकुलेशन गलती है, आपने मान लिया कि ठीक है और टैक्स भरना चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर आपके सामने बैठा है टेबल पे, मतलब कुर्सी पे, और आप उसके सामने कुर्सी पे बैठे हो, वो बोल रहे इतना टैक्स भरना पड़ेगा, आप बोलते हो हाँ, तो इमीडिएटली चेकबुक निकाल के उसको देने का नहीं है, कैश लेके उसको देने का नहीं है, वो आपको एक चलन बना के देगा, बाकी कुछ नहीं, बोलेगा जाओ बैंक में जाके भरो, उसके पास कुछ नहीं भरने का रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भी कैश नहीं, चेक नहीं, कुछ नहीं। देयर इज नो QR कोड ऑल्सो, स्कैन करो यहाँ पे भरो करके, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? जो भी कुछ टैक्स भरना है हमेशा बैंक अकाउंट में भरना है। कौन सा बैंक अकाउंट? गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट। सर गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट कौन से बैंक में रहेगा? तो गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक में रहता है। उसके अलावा आजकल कुछ और प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी गवर्नमेंट ने उसका परमिशन दिया हुआ है। सर गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट का नंबर मुझे पता नहीं है, चिंता मत करो, गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट का नंबर पता नहीं रहेगा तो भी चलता है। उसका नाम रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स अकाउंट, काम खत्म। वो नाम से किसी और को अकाउंट ओपन करने को नहीं मिलने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जब मैं स्टूडेंट था तभी हम लोग क्या करते थे, एक बड़ा चलन, CHALLAN चालान, कागज रहता था, चालान बनता था, उसके 4 अलग अलग पार्ट्स रहते थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऐसे 4 पार्ट का चालान बनता था। चारों पार्ट में अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने का रहता था। जैसे कि आप अपने खुद के बैंक अकाउंट में पैसा भरते हो, अपने खुद के बैंक अकाउंट में आपको पैसा भरना है, आप क्या करते हो, एक साथ में कागज का चिट्ठी लेके जाते हो, उसको क्या बोलते हैं, पेइन स्लिप। पेइन स्लिप के अंदर क्या लिखते हो आप? नंबर 1 जिसके अकाउंट में पैसा भरना है उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, वो सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट के ओडी अकाउंट है, उसका डिटेल्स, कौन से दिन को भर रहे हो, और कैश भर रहे हो कि चेक भर रहे हो। चेक भरते रहोगे तो चेक का नंबर, चेक का डेट, और चेक कौन से बैंक का है वो डेट, सॉरी बैंक का नाम,
वो सब चीज़ें लिख देते हो। कैश भरते रहोगे तो 2000 का कितना, 500 का कितना, 50 का कितना, 100 का कितना, उसका डिनोमिनेशन लिखते हो, अमाउंट लिखते हो, नीचे सिग्नेचर करते हो, रुपीज इन वर्ड्स, रुपीज इन फिगर। बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन पैसा भर रहा है उसका डिटेल्स कुछ नहीं डालते हम लोग, मैक्सिमम क्या उसका सिग्नेचर रहेगा, बाकी कुछ नहीं। बट किसके अकाउंट में पैसा भर रहा है वो इंपॉर्टेंट रहता है पे स्लिप पे। अब सपोज मुझे गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में पैसा भरने का है, मैं क्या करता हूँ, वैसे पे स्लिप भर देता हूँ। तो इन दैट केस गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाएगा क्या, जाएगा, बट किसने भरा है वो नहीं समझेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आनंद मौर्य ने भरा है कि अभय मौर्य ने भरा है, कैसे समझेगा? कि नम्रता ने भरा है, कैसे समझेगा? इसका मतलब सिर्फ पेन स्लिप को यूज करके अगर आप गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में पैसा भरोगे तो पेन स्लिप इज इनसफिशिएंट टू कैप्चर द डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिटर। हमारे बैंक अकाउंट में जनरली हम लोग ही पैसा भरते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ टेंशन रहता नहीं है। गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में पूरे भारत भर के लोग पैसा भरने वाले, तो गवर्नमेंट को डिटेल्स रखना चाहिए ना कि किसने पैसा भरा है, किसने पैसा नहीं भरा है करके। इसके लिए मैं जब स्टूडेंट था, आर्टिकल क्लर्क था, तभी हम लोग जिसका जिसका टैक्स भरना है तभी हम लोग एक छोटा पेन स्लिप हमेशा की तरह भरते थे और साथ में एक चालान भरते थे। चालान के 4 पार्ट रहते थे। वो चालान के अंदर किसके अकाउंट में पैसा भर रहे हो उसका डिटेल्स नहीं है, बल्कि कौन पैसा भर रहा है उसका डिटेल्स रहता था। मतलब जो एसएससी पैसा भर रहा है, जिसका इनकम टैक्स आप भर रहे हो, उसका नाम, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर। मेरे टाइम तो परमानेंट अकाउंट नंबर कंपलसरी नहीं था जब मैं आर्टिकल क्लर्क था तभी एक जीआईआर नंबर भी रहता था, जनरल इन्फॉर्मेशन रजिस्टर। अभी जीआईआर बंद हो चुका है सब जगह, अभी सिर्फ पैन ही चलता है, परमानेंट अकाउंट नंबर ही चलता है। लेकिन तभी ऐसा दोनों सिस्टम था, इधर पैन नहीं तो जीआईआर, नहीं तो कुछ नहीं रखा तो डैश, वो भी चलता था। अभी वो सब अलाउड नहीं है, अभी कंपलसरी सबको पैन रहना कंपलसरी है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो परमानेंट अकाउंट नंबर लिखने का है, कौन से दिन को भर रहे हो, कौन से साल के लिए टैक्स भर रहे हो वो भी डिटेल्स लिखने का, कौन भर रहा है उसका नाम, जो भर रहा है उसका एड्रेस, जो भर रहा है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, नहीं तो जीआईआर नंबर तभी लिखना पड़ता था। फिर कितना भर रहे हो, रुपीज इन वर्ड्स, रुपीज इन फिगर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वो डिनोमिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि 500 का कितना, 1000 का कितना, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। लेकिन चेक लिखते रहोगे तो चेक का डिटेल्स भरना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए भर रहे हो आप, इनकम टैक्स भर रहे हो कि पेनल्टी भर रहे हो कि इंटरेस्ट भर रहे हो, उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा। और कौन से दिन को भर रहे हो उसका डेट डालना पड़ेगा। ऐसा एक पूरा पन्ना, फिर सेम टू सेम दूसरा, फिर सेम टू सेम तीसरा, फिर सेम टू सेम चौथा, ऐसे 4 भरने करते थे। तो आर्टिकलशिप का फर्स्ट ईयर मतलब यही काम चलता था हमारा। सीनियर आदमी क्या करेगा, पहला पार्ट भर के रखेगा, बाकी दिन हम लोग भरते बैठने का। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? वही कॉपी करना का सेम टू सेम, क्योंकि कार्बन नहीं चलता था, वो एक से साइड में प्रिंट किया हुआ रहता था, तो एक के नीचे क्लिक कर रहना ही पॉसिबल रहता था, हाथ से लिखना पड़ता था सब चीज़। फिर उसके बाद में वो बैंक में लेके जाने का, बैंक में जाके वो डिपॉजिट करने का। बैंक का वो जो कैशियर रहेगा वो 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े फाड़ के खुद के पास रखेगा और 2 टुकड़े के बाद ठप्पा मार के आपको वापस दे देगा। A4 साइज का पेपर रहता था बड़ा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर वो 2 टुकड़े अपने पास मिलते थे, उसमें से एक टुकड़ा हम लोग अपने ऑफिस के फाइल में रख देते थे और एक टुकड़ा क्लाइंट को देते थे, देखो भाई आपका पैसा भर दिया है। और बैंक मैनेजर के पास जो 2 टुकड़े गए रहते थे उसमें से एक टुकड़ा काट के वो खुद के फाइल में रखता था और दूसरा टुकड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भर देता था। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पता चल जाता था कि कौन से आदमी ने कितना कितना पैसा भरा हुआ है। देखो पैसा किसके पास गया, बैंक के पास। बैंक के पास क्या तैयार हो गया, एक कागज, उस कागज में क्या है, सिर्फ नाम है, परमानेंट अकाउंट नंबर है और कितना पैसा कौन से साल के लिए भरा उसका डिटेल्स है, बाकी कुछ डिटेल्स नहीं है। इतना ही क्यों भरा, ये कैसे कैलकुलेट किया, वो सब डिटेल्स बैंक के पास नहीं है। बैंक बोलेगा ठीक है इतना पैसा आ गया, मैंने गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया है, उसका ठप्पा मार के उसको कागज दे दिया है और मेरे पास जो कागज है गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला कागज, पैसा नहीं मिला। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और मेरे पास भी 2 कागज के टुकड़े हैं, उसमें से जो मेरे ऑफिस में एक कागज का टुकड़ा रहता था, बाद में जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने को जाऊंगा, इनकम टैक्स रिटर्न मतलब इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इनकम टैक्स भरना मतलब बैंक के पास जाना और इनकम टैक्स रिटर्न भरना इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना। जब मैं आर्टिकल क्लर्क था तभी हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके वो रिटर्न भरना पड़ता था। कागज का बड़ा फॉर्म रहता था, हाथ से लिखना पड़ता था, पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ता था और उस फॉर्म के साथ बहुत सारा अलग अलग डॉक्यूमेंट ज्वाइन करना पड़ता था। फिर वो जो बैंक के पास से 2 टुकड़ा आए थे ना अपने को, उसमें से एक टुकड़ा उसके अंदर जोड़ देने का रहता था। फिर ये उनके पास चला जाएगा, उनके पास जाने के बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर खुद चेक करेगा सब चीज़ें। एक तो कंप्यूटेशन चेक करेगा कैसे कैलकुलेट किया है और दूसरा ये भी चेक करेगा जो सपोर्टिंग हमने ज्वाइन किया डॉक्यूमेंट्स वो सब बराबर उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। उसके पास जो बैंक के पास से आया हुआ कागज है वो और मैंने जोड़ा हुआ कागज है वो सब मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा सब मैन्युअली चेक करते थे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट इज हाउ द थिंग्स यूज्ड टू हैपन। तो ये जो प्रोसेस होता था कि बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास रिटर्न आने के बाद, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास रिटर्न आने के बाद वो चेकिंग करता था। चेकिंग का दूसरा नाम क्या है? असेसमेंट।
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? चेकिंग का दूसरा नाम क्या है? असेसमेंट। तो उसके बाद चालू है कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाइज द रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। सर आगे कुछ तो लिखा है वो बाद में पढ़ता हूं। मतलब अभी याद रखने का कि दो अलग अलग चीजें हैं। जब आपका साल चालू है, जब साल चालू है तभी आप क्या करोगे? चलते चलते साल में आप पैसा कमाते कमाते बैंक के पास जाके इनकम टैक्स का अमाउंट खुद ब खुद कैलकुलेट करके भर दोगे। भरे हुए रकम के लिए आपके पास चालान का एक कॉपी मिलेगा। जब मैं आर्टिकल क्लर्क था तभी 4 कॉपी का चालान बनता था। जब मैं सीए बन गया तब तक वो चालान का स्टाइल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। फिर सिंगल पेज का चालान बन गया, A4 साइज का ही सिंगल पेज का चालान। ऊपर के पार्ट में सारा का सारा डिटेल्स, नीचे के पार्ट में छोटा डिटेल्स। और बैंक मैनेजर क्या करता था? नीचे का पार्ट फाड़ के आपको देता था, बड़ा पार्ट खुद के पास रखता था। और बैंक मैनेजर सारा का सारा चीजें कंप्यूटर में टाइप करके रखता था। गवर्नमेंट के पास कागज का टुकड़ा नहीं जाता था, गवर्नमेंट के पास डेटा एंट्री करके जाता था। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ाई करने को आ गए, अभी तो सिस्टम और पूरा चेंज हो गया है। अभी तो हाथ से भरने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अभी आपको क्या करना पड़ता है कि उसका स्पेशल अपने खुद का बैंक अकाउंट जो रहेगा, आपका खुद का बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट छोड़ दो, अपने खुद के बैंक अकाउंट में जाओगे तो सभी बैंक में ये फैसिलिटी दिया हुआ रहता है कि आप वहाँ से डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे जाके डायरेक्टली पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स करके बोलोगे तो उसका एक वो पूरा चलन जो पहले हम हाथ से भरते थे सिंगल पेज का, अभी वो डिजिटल कॉपी दिखता है। वहाँ पे तुमको टाइप करने का काम खत्म हो गया। नहीं तो इनकम टैक्स का अलग वेबसाइट है, tin.nsdl.com नाम का वेबसाइट है। tin.nsdl। क्या हो गया? बिंग साहब बहुत धीरे धीरे कर रहे काम। TINNSDL। कनेक्शन वॉज रीसेट। क्यों भैया? रीलोड। घर के बच्चे तुमको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस सर। तो एक तरफ इंटरनेट चालू है, बाकी जगह पे इंटरनेट चालू नहीं, मतलब क्या हो गया? अच्छा ठीक है, बाद में फिर से दिखा दूंगा, डोंट वरी, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। आई कैन शो इट टू यू अगेन। तो अभी बैंक के साइट में जाने के बाद तुमको वो चलन सामने नजर आता है टाइप करने का। नहीं तो tin.nsdl.com पे जाओगे तो वहाँ पे भी तुमको चलन का कॉपी मिलता है। वहाँ पे बैंक का अकाउंट नहीं है, फिर वो गवर्नमेंट का वेबसाइट है। उधर जाके तुमको वो चलन को भरने करता है टाइपिंग करके, बाकी कुछ नहीं। और उसमें लास्ट पार्ट रहता है फिर कि नाउ सेंड इट टू योर बैंक। फिर तुमको तुम्हारा बैंक का नाम चूज करना पड़ता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? उधर जाके तुम्हारा बैंक का नाम चूज करने का, तो वो बैंक के पास भेज देगा। फिर तुमको खुद के बैंक अकाउंट में जाकर लॉगिन करने का रहता है। वहाँ पे वो tin.nsdl से आया हुआ चलन वहाँ पे आया हुआ रहता है और उसको पेमेंट कर देने का, ऑथराइजेशन पासवर्ड वगैरह डाल देने का, और वो क्लियर हो जाता है। तो अभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत ही नहीं। साल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अब पैसा कमाते रहो, और पैसा कमाते कमाते टैक्स भरो। टैक्स भरने के लिए भी ना बैंक में जाने की जरूरत है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत कभी भी नहीं थी, लेकिन बैंक में जाना पड़ता था। अभी तो ऑनलाइन की वजह से वो भी चले, सिचुएशन खत्म हो गई। तो तुम रात को 12 बजे पे टैक्स भर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तुम्हारा खुद का बैंक अकाउंट है ना, ऑनलाइन बैंक अकाउंट है ना, काम खत्म हो गया। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। ओके, फिर साल खत्म होने के बाद क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा। पहले रिटर्न भरने के लिए भी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, हाथ से लिखा हुआ बड़ा वाला कागज का एक गट्ठा रहता था। अब वो भी खत्म हो गया। अब इनकम टैक्स का रिटर्न भी ऑनलाइन ही रहता है। उसके लिए इनकम टैक्स का वेबसाइट पे जाना पड़ता है। वो टिन का वेबसाइट पे नहीं जाने का, tin.nsdl के वेबसाइट पे नहीं जाने का। टिन मतलब क्या? टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, TIN। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो वेबसाइट पे नहीं जाने का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुद का 2 अलग अलग वेबसाइट है, एक incometax.gov.in और एक दूसरा है वो incometaxindia.gov.in। ऐसा करके 2 अलग अलग वेबसाइट। अभी वो नेट का पॉइंट हो जाएगा तो शायद शाम के लेक्चर में दिखा दूंगा मैं दोनों कैसे बनता है करके। उधर जाने के बाद वो आपको अलग अलग कौन से इनकम टैक्स फॉर्म्स है उसका डिटेल्स बता के रखते हैं। आपको चेक करना पड़ता है आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। फिर जो फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा
वो फॉर्म का दो अलग अलग यूटिलिटी आपको देते हैं वो लोग, एक एक्सेल यूटिलिटी रहता है और एक जावा यूटिलिटी रहता है। आपको जो कंफर्टेबल है वो वाला यूटिलिटी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में फिर वो कंप्यूटर के ऊपर ही आप सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने का है। फिलअप करने के बाद उस यूटिलिटी के अंदर, स्पेशली जावा यूटिलिटी तो बहुत पावरफुल है, उसके अंदर से आप फिर से बार इनकम टैक्स के वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हो। आपका सबका परमानेंट अकाउंट नंबर के हिसाब से सबका एक एक लॉगिन अकाउंट वहाँ पे रहता है। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ। और फिर उसको यूज़ करके आपने जो अभी एक्सेल में नहीं तो जावा में जो भी कुछ रिटर्न क्रिएट किया हुआ है उसको अपलोड कर सकते हो। मतलब अभी रिटर्न भरने के लिए भी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। पहले पैसा भरने के लिए बैंक में जाना पड़ता था और इन्फॉर्मेशन देने के लिए डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। अभी दोनों चीज़ों के लिए घर से ही काम होता है, सब कुछ ऑनलाइन है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। लेकिन रिटर्न कब भरने का? सर अप्रैल मई जून 15 जून को रिटर्न भरता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ मत भरो। साल चल रहा है तो पैसा कमाते कमाते क्या करो, टैक्स भरो। और साल खत्म होने के बाद अब तुमको पूरा पता चल गया कि साल भर में क्या क्या सिचुएशन हो गई थी, वो पूरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से बाद में आपको रिटर्न भरने का रहेगा। तो इस साल का रिटर्न इस साल में भरोगे कि अगले साल में भरोगे? अगले साल में भरोगे। अगर भरोगे अगले साल में तो चेकिंग भी कब होगा? अगले साल में होगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं। तो अगले साल में जब चेकिंग हो रहा है असेसमेंट ईयर, तो उस अगले साल में रेट्स ऑफ टैक्स क्या है वो बताया जाता है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूं। लेकिन सर मैं अभी इनकम कमा रहा हूं ना, तो इस साल में मैं इनकम कमा रहा हूं, इसका टैक्स का रेट क्या है वो कौन बताएगा? सो पार्ट 2 स्पेसिफाइज द रेट्स एट विच द टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स। अभी ठीक से सुनिएगा, शब्द कैसे देखिएगा जरा। वर्डिंग इज टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। कितने शब्द चेंज हो गए, बाप रे। सी द थिंग विच आर चेंज, जो चेंज हो गया उसको मैं लाल अंडरलाइन करता हूं। रेट्स ऑफ टैक्स बोला था, यहां पे टैक्स रेट्स ऑफ टैक्स डिडक्टिबल बोला है। वहां पे करंट असेसमेंट ईयर बोला था, यहां पे करंट फाइनेंशियल ईयर बोला हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं। मतलब अब जब मैं पैसा कमाते जा रहा हूं और मुझे 2.5 महीने के बाद में वो टैक्स भरने का है, तो कौन से रेट से टैक्स भरूं पैसा कमाते कमाते, वो देखने के लिए मुझे कहां पे देखना पड़ता है? पार्ट 2 को देखना पड़ता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं। और फिर अगले साल में क्या करूंगा? रिटर्न भर दूंगा। और रिटर्न भरूंगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? चेकिंग करेगा। और चेकिंग करेगा तब तक अगला साल चालू हो गया रहेगा। मतलब अगले साल में फिर से बार नया फाइनेंस एक्ट आया रहेगा, मतलब उसके लिए पार्ट में फिर से नया रेट्स आया रहेगा। तो इनकम टैक्स ऑफिसर पागल हो जाएगा, अभी कौन सा रेट से पकड़ूं? तो उसको बोलेंगे सर आप जब चेक करते हो ना तो इसको देखो, और हम जब भरते तो इसको देखते हैं। इसी का दूसरा मतलब इस साल का पार्ट 2 अगले साल का पार्ट 1 बनता है। जब मैं टैक्स पैसा कमा रहा हूं तो क्या करूंगा? टैक्स भरूंगा। टैक्स भरने के लिए रेट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। वो रेट कहां से मिलेगा? पार्ट 2 से मिलेगा। और मैंने टैक्स भरने के बाद मैं ऐसे ही चुप बैठूंगा तो चलेगा क्या? नहीं, बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट का रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न कौन चेक करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर। वो कब चेक करेगा? रिटर्न भरने के बाद। रिटर्न कब भरूंगा? साल खत्म होने के बाद, मतलब अगले साल में रिटर्न भरूंगा। इस साल में पैसा कमाया नहीं, पूरा बोलने दे। इस साल में पैसा कमाया, साथ साथ में टैक्स भरा। टैक्स भरने के लिए कौन सा रेट देखा? पार्ट 2 का। समझे क्या? क्योंकि वो करंट ईयर का है, करंट फाइनेंशियल ईयर का है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और बाद में अगले साल रिटर्न भर दिया। अब रिटर्न भरने का तो चेकिंग करेगा। चेकिंग करने का टाइम वो अगले साल में चेकिंग चालू करेगा, लेकिन तब तक फिर से बार नया रेट आया रहेगा। तो पागल हो जाएगा कौन सा रेट से देखूं करके। वो बोलेगा सर आपने गलत भरा है। मैं बोलूंगा अरे आप गलत रेट देख रहे हो, मैं तो पिछले साल का इनकम कमाया हुआ है ना। तो बोलूंगा सर चेकिंग करने के टाइम आप पार्ट 1 को देखो और भरने के टाइम में पार्ट 2 को देखूंगा। इसी का दूसरा मतलब इस साल का पार्ट 2 अगले साल का पार्ट 1 बनेगा, क्योंकि इस साल के पार्ट 2 में मैंने टैक्स भरा हुआ है और उसका चेकिंग अगले साल होने वाला है। तो अगले साल का जो फाइनेंस एक्ट आएगा, हर साल देयर इज गोइंग टू बी फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट इज 1961 वाला, इनकम टैक्स रूल्स आर 1962 वाला। फाइनेंस एक्ट को साल दिया हुआ नहीं है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट हर साल में आता है। तो एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल का 4 पार्ट बनेगा, और इस साल जो फाइनेंस एक्ट आया रहेगा उसका पार्ट 1, मतलब पिछले साल जो फाइनेंस एक्ट आया था उसका पार्ट 2 रहेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं। और करंट ईयर का जो फाइनेंस एक्ट अभी आ रहा है, उस फाइनेंस एक्ट में पार्ट 2 नया नया गर्मा गर्म ताजा ताजा आएगा। गॉट पाइडी। आपने को जनरली क्या लगता है? पार्ट 1 मतलब फ्रेश और पार्ट 2 मतलब ओल्ड। यहाँ पे उल्टा है, पार्ट 2 इज ऑलवेज फ्रेश एंड पार्ट 1 मतलब लास्ट ईयर का है। वो कह रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। गॉट द आइडिया। पार्ट 3 गिव्स द रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स ऑफ डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरीज। अब यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर दिया, ये फिर से एक बार रेट्स ऑफ टैक्स बोल रहा है। कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स for deducting tax from income chargeable under the head salaries.
ये क्या है, सभी इनकम है छोड़ के सैलरीज है, उसका टीडीएस है, और जो पार्ट 3 है उसमें सैलरी का टीडीएस का रेट बताया हुआ है। एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 20, ये बाद में देखता हूँ, फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23-24 बाद में देखेंगे। सो पार्ट 1 में कौन है, असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल रेट्स है। पार्ट 2 और 3 में क्या है, फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल रेट्स है। उसमें से पार्ट 2 टॉक्स अबाउट टीडीएस फॉर ऑल इनकम, पार्ट 3 टॉक्स अबाउट टीडीएस फॉर सैलरी इनकम एंड एडवांस टैक्स फॉर ऑल इनकम। सर टीडीएस में और एडवांस टैक्स में क्या फर्क है, आज सिखाऊंगा तो टेंशन आएगा, धीरे धीरे सीखेंगे, घाई करने का जरूरत नहीं है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट, एंड पार्ट 4 गिव्स यू द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम। तो अभी मैंने सिर्फ बेसिक चीज बता के रखा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्या क्या है। अब उन्होंने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से देखेंगे। देखो क्या बोलता है, अकॉर्डिंगली पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट ऑफ 2023, बाबा लोग बेबी लोग, अब वो किसकी बात कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट ऑफ 2023, जैसा इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, जैसा इनकम टैक्स रूल्स ऑफ 1962, वैसा फाइनेंस एक्ट हर साल चेंज होगा ना। तो सपोज अगर मैं फाइनेंस एक्ट 23 की बात कर रहा हूं, सपोज अगर मैं फाइनेंस एक्ट 23 की बात कर रहा हूं, उसके अंदर एक क्या रहेगा, पार्ट 1 रहेगा, मतलब वो शेड्यूल नंबर 1 रहेगा, और शेड्यूल नंबर 1 के अंदर क्या रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 रहेगा। अब ठीक से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि पार्ट 1 विल टॉक अबाउट द रेट्स ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, मतलब 23-24 नाम के साल में जिस साल का चेकिंग होगा, वो चेकिंग करने के लिए असेसिंग ऑफिसर जो रहेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर जो रहेगा, वो कौन से रेट्स देखेगा, वो पार्ट 1 में बोला हुआ है। 23-24 में चेकिंग चालू है, तो 23-24 में चेकिंग चालू है, मतलब उसका इनकम कब कमाया रहेगा, 22-23 में कमाया रहेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। अभी 12वीं का परीक्षा चालू हो गया, कल के परसों कुछ तो चालू हो गया 12वीं का परीक्षा, उनका चेकिंग अभी होगा और उनका मई महीने में रिजल्ट लगेगा, मई जून में उनका रिजल्ट लगेगा। सो उनका चेकिंग कब चलता रहेगा, अप्रैल महीने में चेकिंग चालू हो जाएगा शायद, अभी फरवरी में एग्जाम खत्म हो जाएगी, बाद में पेपर का सॉर्टिंग होगा सब, फिर वो किसका पेपर किसके पास भेजने का सब वो चेकिंग बराबर हो जाएगा, बाद में फिर पेपर चेकिंग उनके पास घर पे पहुंच जाएगा। फिर उनको बोला रहेगा एक दिन में कितने पेपर चेक करने के हैं, नहीं तो उनको क्या कॉलेज में जाके बैठ के चेक करने का रहेगा, अलग अलग रूल्स रहेगा उसके हिसाब से। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। नाउ थिंक अबाउट इट, दे आर चेकिंग द पेपर्स नाउ, मतलब वो जो 12वीं के बच्चों का पेपर चेक कर रहे हैं, वो बच्चे 12वीं का पढ़ाई कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले साल 12वीं का पढ़ाई किया था, पिछले साल 12वीं का, मतलब चेकिंग के पहले पढ़ाई हुआ रहता है, वैसे चेकिंग के पहले इनकम कमाया रहता है। तो असेसमेंट ईयर 23-24 में जो असेसमेंट होने वाला है, वो असेसमेंट करते वक्त इनकम टैक्स ऑफिसर ने कौन सा रेट देखने का, ये किस में दिया है, पार्ट 1 में दिया हुआ है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। सो पार्ट 1 टॉक्स अबाउट AY 23-24, AY म्हणजे काय, असेसमेंट ईयर, आनंद सर का ईयर नहीं तो ए मतलब असेसमेंट। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ। बाद में क्या बोलता है, पार्ट 2 टॉक्स अबाउट व्हाट, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाइज द रेट्स एट विच द टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स फॉर FY म्हणजे फर्स्ट ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो मैं उसको बोलूंगा अभी PY। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ, ओके। नहीं तो रहने दो, वही शब्द यूज करता हूँ, बाद में PY डालूंगा तो फिर और टेंशन आएगा कि सर ये नया शब्द कहाँ से आएगा करके। FY कौन सा है तुम्हारा, FY विल बी 23-24। चलो बोलते हैं सर ये भी 23-24, ये भी 23-24। मैं बोलूँगा यहाँ पे ये रूल कौन सा है, असेसमेंट का काम कर रहा है, और ये कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट टैक्स पेमेंट एंड यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिटर्न। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, SSE। क्या समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पार्ट 2 गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द SSE एंड पार्ट 1 गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द इनकम टैक्स ऑफिसर। क्या हुआ, पिछले साल जो SSE ने भरा हुआ है ना, वो इस तरह से भरा हुआ है। क्लियर। एंड देन अगेन दिस इज FY 23-24। मतलब अभी ठीक से सुनिएगा, जब मैं नाम लेता हूं फाइनेंस एक्ट 23, जैसा 1961 का नाम लिया था हमने इनकम टैक्स एक्ट में, वैसा मैं फाइनेंस एक्ट का नाम लेने के टाइम 23 बोलता हूं, तो इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट 23-24। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट 22-23। कहते मैं क्या म्हणतो ते, इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट 23-24, बट पार्ट 1 टॉक्स अबाउट 23-24 बीइंग द AY and part 2 part 3 talks about the 23-24 being the FY। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। अब एक दिमाग एकदम ठंडा करने का, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि फाइनेंस एक्ट 2025 इज टॉकिंग अबाउट विच ईयर, 25-26, एंड उसका पार्ट 1 टॉक्स अबाउट 25-26 बीइंग द असेसमेंट ईयर,
एंड पार्ट 2 पार्ट 3 टॉक्स अबाउट 25-26 बीइंग द फाइनेंशियल ईयर। समझे? एनी डिफिकल्टी? क्योंकि ना अपने को आदत है, हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग कभी साल को 23, 24, 25 ऐसा नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं अगर 23, 24, 25 बोलो इसका मतलब क्या हो गया? कैलेंडर ईयर हो गया। लेकिन इनकम टैक्स इज नॉट फॉर कैलेंडर ईयर, इनकम टैक्स इज फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो फिर 23 क्या को बोल रहे हो सर? 23 बोलोगे इसका दो मतलब हो सकता है, इट कैन बी आइदर 22, 23 और इट कैन बी 23, 24। तो इनकम टैक्स बोलता नहीं, आप समझ जाओ कि 23 बोला है मतलब वो 23, 24 है, 26 बोलूंगा मतलब वो 26, 27 है, 21 बोलूंगा तो वो 21, 22 है। आगे ही देखो, पीछे मत देखो। लेकिन सर वो किसकी बात कर रहा है? जब वो पार्ट 1 की बात कर रहा है, पार्ट 1 में बात कर रहा है, तो वो 21, 22 बीइंग द असेसमेंट ईयर करके बात कर रहा है, और जब वो पार्ट 2 पार्ट 3 की बात कर रहा है तो वो 21, 22 बीइंग द फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। समझे? घर के बच्चे समझा करें? रोहित, आर्या, shall I go ahead? Yes, sir. Okay, very good. चलो ठीक है। So these are the basic points to be kept in mind in case of finance act. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हम किसकी बात करते बताओ? इनकम टैक्स एक्ट 1961 टेल्स अस हाउ टू कंप्यूट इनकम। दूसरा, इनकम टैक्स रूल्स टेल्स अस जहाँ पे पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को पावर देके रखी है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कुछ रूल्स चेंज किए हैं क्या, वो समझने के लिए क्या इनकम टैक्स रूल्स देखने का 1962 वाले। फिनेंस एक्ट क्यों देखने का? नंबर 1 हम भी देखेंगे और नंबर 2 इनकम टैक्स ऑफिसर भी देखेगा। किस लिए? टैक्स रेट समझने के लिए। और उसके अलावा ठीक से सुनिएगा, अगर इनकम टैक्स एक्ट में या फिर इनकम टैक्स रूल्स में गवर्नमेंट को कुछ सेक्शंस में, कुछ रूल्स में चेंज करने का मन करता है कि यार अब ये सेक्शन ही चेंज करने का है, सेक्शन किसने बनाया? इनकम टैक्स एक्ट ने बनाया। इनकम टैक्स एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। तो उसको चेंज करने का ताकत किसके पास है? गवर्नमेंट के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसको चेंज करने का ताकत किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट बजट सेशन के लिए मिलता रहता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बजट सेशन में जो हम लोग बजट पेश करने वाले हैं, उस बजट को यूज करते हुए हम क्या कर देते हैं? इनकम टैक्स एक्ट के किसी सेक्शन को हटाने का है, उसमें से कुछ शब्दों को चेंज करना है, फिर उसमें कुछ नया सेक्शन ऐड करना है, तो उसके लिए हम फाइनेंस एक्ट को यूज करते हैं। तो फाइनेंस एक्ट का ट्रिपल पर्पज है। नंबर 1 टू डिफाइन द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। नंबर 2 टू डिफाइन what are the rates of tax of direct tax as well as indirect tax, and number 3 also to use it for the purpose of amending some sections or some rules of income tax act or income tax rules. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? Is it clear to all of you? घर के बच्चे समझा क्या? Shall I go ahead? Yes, sir. Okay, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनेंस एक्ट हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए पढ़ना पड़ता है, और उसमें से याद रखने का, रेट्स देखने को जाओगे तो किसके पास जाने का? फर्स्ट शेड्यूल के पास जाने का। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 आपके बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है। उसको बोल रहा है कि बाबा ऐसा चेक करो। और सेकंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हमको बता रहे कि आपने एक तो आपका टीडीएस कट करने वाले रहेंगे तो किस रेट से कट करेंगे, नहीं तो आपको खुद का एडवांस टैक्स भरने का रहेगा तो किस रेट से एडवांस टैक्स भरना है, नहीं तो आपका एम्प्लॉयर आपका सैलरी में से टीडीएस कट करने वाला है तो उसने किस रेट से डिडक्ट करना है। तो एम्प्लॉयर को गाइडेंस दिया, आपको भी गाइडेंस दिया हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? सो दिस इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वर्क्स. Now let us consider next part. ये इनकम टैक्स रूल्स हो गया, सर्कुलर्स हो गया, लीगल डिसीजंस हो गया, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स. वेरी ब्यूटीफुल थिंग. चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन अंडर सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स. आई रिपीट, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन बाय सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स. आपको सारा का सारा नोट्स मिलने वाला है, टेंशन मत लो. अपने नोट्स का 2 पार्ट है, एक पीडीएफ नोट्स है और एक प्रिंटेड नोट्स है. प्रिंटेड नोट्स अभी 3 बजे आ जाएगा, नीचे दुकान में पूछ के आया मैं फिर से एक बार, 3 बजे तक आ जाएगा, आज ही मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए. घर के लोग अगर हो सके तो क्लास में आ जाओ बाबा लोग, नोट्स मिल जाएगा आज, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा. ओके. और दूसरा पॉइंट, पीडीएफ नोट्स कलर नोट्स है, वो आपको हाथ से फिर से लिखने का है खुद ब खुद. सर ने नोट्स बना के रखा, हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करने का है. सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का है और पीडीएफ नोट्स लिखने का है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? लिखोगे तो फायदा होगा. क्लास में लिखते बैठेंगे तो टाइम पास होगा. तो क्लास में मैं डिस्कशन करते जाऊँगा और बाद में नोट्स देते जाऊँगा, तुम फटाफट से लिख के रखने का है. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो रिवीजन भी होते जाएगा और स्पीड अपना बढ़ते जाएगा. तो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन बाय सेक्शन 4. सर सेक्शन 1 सिखाया ही नहीं और सेक्शन 2 सिखाया ही नहीं, सेक्शन 3 भी नहीं सिखाया, डायरेक्टली सेक्शन 4 पे जम मारा. ये आपका स्टडी मटेरियल है, उसने जैसा बोला वैसा मैं सिखा रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं. सेक्शन 4 इज चार्जिंग सेक्शन. 1, 2 एंड 3 भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो. सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन. का मतलब क्या है? ऐसा सोच के देखो कि आप ओलंपिक्स इंडिया में होने वाला है, जस्ट एग्जाम्पल. बड़ा स्टेडियम बना के रखा है और उसके अंदर ओलंपिक का उद्घाटन का समारोह चालू है. आप स्टेडियम में पैविलियन में बैठे हो. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ?
तो ऑब्वियसली पैविलियन काफ़ी दूर है, मतलब आपकी कुर्सी काफ़ी दूर है और ग्राउंड है नीचे, बीच में बहुत सारे लोग हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आपको समझेगा कैसे कि कौन सा देश का टीम आगे आ रहा है। स्विमिंग वाले लोग रहेंगे और रनिंग वाले लोग रहेंगे और क्या हॉकी वाले रहेंगे, कबड्डी वाले रहेंगे, क्या क्या अलग अलग जो अलग अलग, और क्या तुम्हारा भाला फेंक और दुनिया भर का चीज़, लाम उड़ी यानी उनसे उड़ी, सो अलग अलग चीज़ें रहेगा। क्लियर में क्या बोलो? समझेगा कैसे कि कौन सा देश का लोग आया करके। तो इफ़ यू हैव सीन द ओलंपिक परेड प्रॉपरली, देन यू विल कम टू नो दैट एवरी कंट्री when its team members are coming out, there is one person who is the flag bearer, who is always standing or who is always walking as the front person. उसके पीछे उसका टीम चलता है। अभी 26 जनवरी अभी होके गया, शायद आपने संचालन देखा रहेगा 26 जनवरी का, तो वहाँ पे भी आपको दिखता रहेगा कि अलग अलग स्टेट्स है अपने देश के अंदर, हर एक स्टेट का एक चित्र रथ आता है। समझेगा कैसे कि कौन से स्टेट का है करके? तो आगे क्या रहता है, उस स्टेट का नाम और उसका एक कोई तो फ्लैग बेरर रहेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओलंपिक में तो बाय डिफॉल्ट अलग अलग कंट्री से तो उसका फ्लैग बेरर रहता ही है। तो दैट इज अ चार्ज, उसको देख के समझ में आता है कि पीछे क्या आएगा। जीएसटी का भी खुद का चार्जिंग सेक्शन है, हर एक टैक्स लॉ का अपना चार्जिंग सेक्शन रहता है। चार्जिंग सेक्शन डिफाइंस कि इस कानून ने गवर्नमेंट को क्या ताकत दी हुई है। चार्जिंग सेक्शन टेल्स कि इस कानून को यूज करते हुए गवर्नमेंट आपके कौन से अलग अलग व्यवहारों के ऊपर, कौन से अलग अलग ट्रांजैक्शंस के ऊपर नजर रखने वाला है। तो चार्जिंग सेक्शन नहीं रहेगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर ही नहीं मिलेगी, और चार्जिंग सेक्शन है, उसने जितनी पावर दी है उतनी ही पावर तुमको यूज करने को मिलेगी। उसके आगे इनकम टैक्स ऑफिसर खुद का दिमाग नहीं चला सकेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर मुझे बोलता है कि सर आपके इनकम को मैं देखने वाला हूं, मैं बोलता हूं ठीक है देखो। बोलते हैं सर आपके पास क्या एसेट्स को मैं देखने वाला हूं, मैं बोलूंगा रुक राजा, वो वेल्थ टैक्स का अथॉरिटी है और तेरा अथॉरिटी नहीं है। मेरे एसेट्स को देखना है अथॉरिटी किसका है? वेल्थ टैक्स का, तुम्हारा नहीं है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? मैंने जीएसटी भरा है कि नहीं भरा है देखने का जिम्मेदारी किसका है? तो जीएसटी डिपार्टमेंट का। तुम मत देखो ये सब चीज़ों के बारे में, तुम्हारा ताकत इतना ही है। तुम्हारा ताकत कौन सा? सिर्फ इनकम। मैंने कौन सा पढ़ाई किया है नहीं किया है वो सब मत देखो, मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूं क्या, वो सब चीज़ें मत देखते बैठो। तुम ये देखो कि मैंने बिजनेस कुछ भी कहा रहेगा, पर उसका इनकम जो कौन है उसका टैक्स भरा कि नहीं भरा है, और वो तुमने बोले हुए रूल्स के हिसाब से भरा कि नहीं भरा है, ये तुम चेक करो। ये बिजनेस इंडिया में करना अलाउड है कि अलाउड नहीं है, ये तुम्हारा चार्ज के अंदर नहीं आता है। तो मैं अगर कोचिंग क्लास चला के पैसा कमाता हूं, या फिर होटल चला के पैसा कमाता हूं, या फिर क्या ओला और क्या तुम्हारा उबर वैसा कुछ कारवार चला के पैसा कमाता हूं, या फिर वो कार भाड़े पे दे के पैसा कमाता हूं, या फिर क्लासरूम लोगों को भाड़े पे दे के पैसा कमाता हूं, या फिर चोरी करके, डाका डाल के, किडनैपिंग करके, ब्राउन शुगर बेच के पैसा कमाता हूं, ऐसा मैं कुछ करता नहीं हूं, जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं। तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा सर सेक्शन 4 ने मुझे बोला कि इसकी तरफ नजरअंदाज कर दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे इंपॉर्टेंट है चोरी किया ना ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स भर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? बिजनेस क्या है? चोरी। बिजनेस क्या है? किडनैपिंग। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि उसका ताकत क्या है? सिर्फ उसका ताकत है कि इनकम के ऊपर टैक्स आया कि नहीं आया वो देखना। तो सर कौन सा इनकम? 1961 का एक्ट है आपका, उनको कैसे समझेगा कौन सा इनकम को पकड़ने का? फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त अमेरिका में रह रहा था 7 साल के लिए, और वहां से अभी वापिस आ रहा है। आते आते वहां से क्या कर रहा है वो? उधर के जो भी कुछ उसके एसेट्स है, उधर अमेरिका ने 7 साल में उसने जो भी कुछ एसेट बनाए थे सब कुछ बेच के पैसा लेके यहाँ पे वापिस आ रहा है, और उसने जो सेविंग करके रखा था वो भी लेके वापिस आ रहा है यहाँ पे। इंडिया में पैर रखा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका गला पकड़ा, टैक्स भरो। बोलते काय का टैक्स? इनकम के ऊपर टैक्स भरो। बोलते किधर है मेरा इनकम? बोलते अभी इतना लेके आना, तेरा पोटली में एक कंधे पे इतना तेरा पोटली है, उसके अंदर बहुत सारा इनकम है, लेके टैक्स भर। बोलते सर वो मेरा इनकम नहीं है, वो मेरा एसेट्स है, वो मेरा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये मेरा दोस्त क्यों बोल सकता है कि ये मेरा सेविंग्स है, ये मेरा एसेट है, बैलेंस शीट का एसेट साइड का आइटम है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड का आइटम नहीं है? ये मेरा दोस्त बोल सकता है क्योंकि सेक्शन 4 ने बोल कर रखा है किसको देखो किसको मत देखो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? तो सेक्शन 4 इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज वेल एज फॉर अस, बिकॉज इट टेल्स अस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चीज देख सकेगा और क्या चीज नहीं देख सकेगा। एंड इट ऑल्सो टेल्स अस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भैया इतना ही देखने का, इसके आगे नहीं देखने का, बस काम खत्म हो गया। डॉक्टर हाउस करके एक बहुत अच्छा सीरीज है, आपने शायद देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा मुझे पता नहीं, नेटफ्लिक्स पे आता है और शायद अमेजोन पे भी रहेगा। डॉक्टर हाउस 2004 का सीरीज है। ओके, तो उसमें एक एपिसोड था, मैं और मेरा बेटा देख रहा था। उस एपिसोड में क्या होता है, एक गुनाहगार रहता है, उसको ऑलरेडी फांसी की सज़ा हो गई रहती है, सिर्फ वो एग्जीक्यूट करने का बाकी रहता है फांसी का सज़ा। तो जज ने बोल दिया रहता है कि इसको फांसी दे दो, सो एंड सो देर को देने का वगैरह करके, बट क्या जज ने बोला तो इमीडिएटली लेकर टंका दे नहीं है ना, देयर आर सम डेज विच आर गिवन इन बिटवीन। उसके बीच में उसका तबीयत खराब हो जाता है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ?
उसके बीच में उसका तबीयत खराब हो जाता है ना, तो क्वेश्चन माई सन वाज आस्किंग मी, अरे वैसे भी मरने वाला है तो उसको पहले हॉस्पिटल में लेके जाना, उसको ठीक करना, ये सब क्या क्या जरूरत है, वैसे भी मरने वाला है, उसको ऑलरेडी फांसी की सजा दे दी, मरने वाला है। मैं बोलता ऐसा नहीं बाबा, देख फांसी की सजा मतलब क्या है, हमने डिसाइड किया कि उसको हम लोग लटकाने वाले हैं। द सिस्टम हैज डिसाइडेड दैट ही डजंट हैव द राइट टू कंटिन्यू टू लिव बिकॉज ही इज अ मेनेस टू द सोसाइटी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे क्या याद रखना पड़ेगा, अरे वो मरने वाला ना, चलता है चल, ऐसा किया तो भी चलेगा, नहीं, मुझे उसको पहले ठीक करके छोड़ना पड़ेगा। मेरा अथॉरिटी क्या है, पेशेंट को ठीक करना। पेशेंट आगे चल के क्या करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, इसके लिए उसको मैं यहीं पे मार देता हूँ, ये सब नहीं चलेगा। मैं जल्लाद नहीं हूँ, फांसी देने वाला कोई तो और है, उसके पास अथॉरिटी दिया हुआ है फांसी देने का नहीं देने का। मेरे पास कौन सा अथॉरिटी है, सामने पेशेंट है, उसका बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं, बाबा ये चोर है कि प्रोफेसर है कि क्या है कि क्या है कि क्या है, मेरे लिए सिर्फ वो पेशेंट है और उसका तबीयत खराब है, मुझे वो तबीयत ठीक करके देने का है। बाद में वो इधर से जाएगा और आगे उसकी जिंदगी में क्या होगा वो जाने, उसकी जिंदगी जाने। वैसे इनकम टैक्स ऑफिसर भी यही बोलेगा, मुझे इस सेक्शन 4 के अंदर क्या बोला हुआ देखने का मुझे। So what it tells, section 4 of the Income Tax Act of 1961 is charging section which provides that tax shall be charged at the rates which are prescribed for the year by the Annual Finance Act or the Income Tax Act or both। अभी जिसको याद है पिछला लेक्चर मेरा, तो उसको फट से स्ट्राइक होगा कि आनंद सर ने अपने को बोला था कि वंस अपॉन अ टाइम फिनांस एक्ट के अंदर सिर्फ टैक्स रेट्स रहते थे, लेकिन अभी कुछ तो सेक्शन 115 BAC नाम का चीज़ आ गया है, एक ओल्ड रेजीम और एक न्यू रेजीम, ऐसा कुछ तो चीज़ आ गया है। और इसकी वजह से गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रहा है, ओल्ड रेजीम को बैक बर्नर पे लेके जा रहा है और न्यू रेजीम को आगे लेके आ रहा है, फ्रंट सीट पे लेके आ रहा है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। इसके लिए अभी इनकम टैक्स का जो भी कुछ रेट्स है, दे आर नॉट अवेलेबल ओनली इन फाइनेंस एक्ट बट दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन इनकम टैक्स एक्ट। एंड एसएससी कैन चूज वेदर इनकम टैक्स एक्ट वाले रेट्स उसके लिए फायदे के हैं कि फाइनेंस एक्ट वाले रेट्स उसके लिए फायदे के हैं। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो टैक्स शैल बी चार्ज, टैक्स को लगाओ, सेक्शन 4 बोल रहा है कि टैक्स को लगाओ, कैसे लगाओ, एट द रेट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड आइदर इन द फाइनेंस एक्ट और इन द इनकम टैक्स एक्ट और बोथ। द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन, द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन। देखो कैसे शब्द यूज किए हुए हैं, चार्जेस ऑन एवरी इंडिविजुअल बोला है क्या, नहीं, एवरी पर्सन बोला हुआ है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द वर्ड इंडिविजुअल एंड द वर्ड पर्सन। अगर बोलेंगे इंडिविजुअल मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग, अगर बोलेंगे पर्सन मतलब उसके अंदर नेचुरल ह्यूमन बीइंग भी आएगा एंड आर्टिफिशियल बीइंग भी आ जाएंगे। मतलब क्योंकि सेक्शन 4 ने बोल के रखा हुआ है कि द चार्ज इज नॉट जस्ट ऑन एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो ऑन द पर्सन, इसकी वजह से रतन टाटा को भी टैक्स भरना पड़ेगा और टाटा स्टील को भी टैक्स भरना पड़ेगा। रतन टाटा इज एन इंडिविजुअल एंड टाटा स्टील इज अ लिमिटेड कंपनी। समझ में कैसे बोल रहा हूं। अगर सब वो चार्जिंग सेक्शन में बोला रहता था चार्ज ऑन एवरी इंडिविजुअल तो टाटा स्टील बच जाती थी और मैं बोलता था मैं नहीं पैसा कमाता हूं, मेरी कंपनी पैसा कमाती है। समझ में कैसे बोल रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने बोल कर नहीं भैया, नंबर 1 रेट्स प्रिस्क्राइब्ड एज पर नंबर 1 द फाइनेंस एक्ट और द इनकम टैक्स एक्ट और बोथ। द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम। देखो कितने कितने अलग अलग शब्द अपने को बता रहे हैं। नंबर 1 रेट्स प्रिस्क्राइब मतलब रेट्स अपने को ढूंढने पड़ेंगे और वो याद रखने पड़ेंगे। नंबर 2 एवरी पर्सन, तो पर्सन के अंदर किसको किसको पकड़ सकते हैं और किसको किसको पकड़ नहीं सकते हैं वो अपने को सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कुत्ता है, घर में मेरा एक कुत्ता है और वो पेडिग्री के एडवर्टीजमेंट में काम करता है। पेडिग्री वो कुत्तों को खाना खिलाने का रहता है ना, वो चीज़ उसको काम करता है और उसमें वो बहुत अच्छा दिखता है, क्या बोलते हैं गोल्डन रिट्रीवर के क्या बोलते हैं वैसा वाला कुत्ता है, तो मस्त। और उसके लिए कुत्ते को पैसा मिलता है। तो इनकम टैक्स वाला होगा कि मुझे बोलता है सर आप टैक्स भरो। मैं बोलता मैंने थोड़ी कमाया, एडवर्टीजमेंट में दिखा ही नहीं, एडवर्टीजमेंट में तो कुत्ता था तो मैंने काम किया ही नहीं, उसने काम किया। तो आप उसके पास से पूछो टैक्स कितना वसूल करने का करके, तो देखना पड़ेगा कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। कवसू सर ने मुझे क्लासरूम रेंट पे दिया हुआ है। कवसू सर बोलते हैं मैंने थोड़ी कुछ काम किया है, ये तो क्लासरूम ने रेंट कमाया हुआ है, मैंने नहीं रेंट कमाया है। तो अगर टैक्स वसूल करने का तो किसके से वसूल करना पड़ेगा, इस क्लासरूम के वास्ते टैक्स वसूल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है हम बताते हैं, पर्सन का मतलब क्या हम बता देंगे, टेंशन मतलब कैसे काउंट करना है कैसे काउंट नहीं करना है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो वी विल हैव टू आइडेंटिफाई एक्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रेट्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड, देन द टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम। शब्द कौन सा यूज किया, टोटल इनकम। उन्होंने ऐसा नहीं बोला टैक्स इज चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट, they have not used the word tax is charged on salary, they have not used the word tax is charged on rent income, they have not said tax is charged on sales, they have not said tax is charged on turnover, they have used the word tax is charged on total income.
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो अभी अपने को सीखना पड़ेगा सर टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर। ओके, अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मैं तभी वो शब्द लिखते लिखते फिर से चेंज किया था, बोला था फाइनेंशियल ईयर लिखता हूँ, बाद में प्रीवियस ईयर आएगा, तो जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, प्रीवियस ईयर शब्द अपने को मिलने को आ गया है। मतलब अपने को क्या क्या याद रखना पड़ेगा? नंबर 1 अपने को याद रखना पड़ेगा कि सर रेट्स कौन से हैं। नंबर 2 जस्ट अ सेकंड, नंबर 1 अपने को याद रखना पड़ेगा रेट्स कौन से हैं। नंबर 2 याद रखना पड़ेगा पर्सन शब्द का मीनिंग क्या है, समझ के लेना पड़ेगा। नंबर 3 सीखना पड़ेगा टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 4 प्रीवियस ईयर इस शब्द का मतलब क्या अपने को सीख के लेना है। टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में आपका जो आपने टैक्स भरा है उसका चेकिंग होता है। नहीं सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अभी कौन सा साल चालू है बताओ मुझे, फाइनेंशियल ईयर कौन सा चालू है? नाउ द ईयर विच इज गोइंग ऑन इज 23-24 इज ए ईयर गोइंग ऑन। तो सर 23-24 ये जो साल चालू है, ये फाइनेंशियल ईयर जो है, इसमें मैं जो इनकम कमा रहा हूं इसके और मुझे टैक्स भरने का है, और मैं कब भरूंगा? 23-24 खत्म होने के बाद भरूंगा कि 23-24 चालू है तो भरते जाऊंगा? चालू है तो भरते जाऊंगा। मतलब 23-24 इज द प्रीवियस ईयर जिसमें मैं टैक्स भरता हूं। समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? और फिर 23-24 में जो टैक्स भरा हुआ है उसका रिटर्न कब भरूंगा? 24 और 25 में रिटर्न भरूंगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तो दैट विल बिकम द असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ 23-24। लेकिन सर अभी आप खुद ही देखो, आपको समझेगा कि 23-24 का रिटर्न अगर आप 24 और 25 में भरते हो तो इसका मतलब 22-23 का रिटर्न आपने 23-24 में भरा रहेगा। मतलब 23-24 में आपको 2 काम करने पड़े रहेंगे, या फिर आपके साथ 2 काम हुए रहेंगे। एक काम आपने खुद ने किया रहेगा, आपने टैक्स भरा रहेगा, और एक काम इनकम टैक्स ऑफिसर ने किया रहेगा, आपने 22-23 का जो रिटर्न भरा है वो बराबर है कि गलत है उसने चेक किया रहेगा। मतलब आप बोल रहे हो कि 23-24 क्या है, आप बोलोगे मेरा प्रीवियस ईयर है। बाद में बोलूंगा अरे सच में प्रीवियस ईयर है क्या? नहीं सर, ये 22-23 का असेसमेंट ईयर भी है, और 23-24 साल का खुद का प्रीवियस ईयर है। 24-25 ये 23-24 का असेसमेंट ईयर है, लेकिन 24 और 25 भी खुद प्रीवियस ईयर भी तो है। इसका मतलब एवरी फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली प्लेज अ डबल रोल। इट इज एट द सेम टाइम द प्रीवियस ईयर एंड इट इज एट द सेम टाइम द असेसमेंट ईयर। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सिंपल, मेरी तरफ देखो, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। मैं कौन हूं? मैं बेटा हूं कि मैं बाप हूं? मैं बोलूंगा मैं बेटा भी हूं और मैं बाप भी हूं। मैं मेरे बेटे का बाप हूं और मेरे बाप का बेटा हूं। आई एम प्लेइंग द डबल रोल। जब मैं मेरे पिताजी के सामने खड़ा रहता हूं मैं बोलता हूं पिताजी मैं आपका बेटा हूं, और जब मैं मेरे बेटे के सामने खड़ा रहता हूं मैं बोलता हूं चुप बैठ मैं तेरा बाप हूं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? तो एवरी ईयर एवरी पर्सन इज एट द सेम टाइम सन, एट द सेम टाइम फादर। क्लियर में कैसे बोल रहा हूं? वैसा एवरी ईयर इज एट द सेम टाइम असेसमेंट ईयर ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर, एंड इट इज द प्रीवियस ईयर ऑफ इट्स सक्सीडिंग ईयर। जो उसके बाद में आने वाला उसका वो प्रीवियस ईयर है, और उसके पहले आ चुका है उसका वो असेसमेंट ईयर है। घर के बच्चे समझा करें? हेलो, Yes. ओके देखो, टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट द असेसमेंट ईयर। फिर मतलब 23-24 का असेसमेंट जब हो जाएगा, वो कब होगा? 24-25 में होगा। तब नए रेट्स आए हुए रहेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा सर मुझे नए रेट्स मालूम पड़ गए। मैं बोलूँगा कि यार तू अभी चेक कर रहा है तो भी वो लास्ट ईयर का है ना पढ़ाई, तो नया सिलेबस अभी आया, लेकिन मैंने पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर रहा है तो उसके हिसाब से पेपर चेकिंग कर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? ओके, सो rates of tax are given for the previous year, not for the assessment year. There are certain exceptions provided by section 172, 174, 174A, 175 and 176. एक्सेप्शन आ गया, दिमाग चला के देखोगे सेंटेंस को, दोनों को कंबाइन करके पढ़ोगे आपको समझेगा। मतलब जनरली क्या होता है, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया जाता है, प्रीवियस ईयर में टैक्स भरा जाता है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से टैक्स भरने का, और बाद में असेसमेंट ईयर में चेकिंग होता है। लेकिन
सेक्शन 172, 174, 174A, 175 एंड 176 ये ऐसे 5 अलग अलग सेक्शन है जहां पे प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया जाएगा, प्रीवियस ईयर में टैक्स भरा जाएगा और प्रीवियस ईयर में ही रिटर्न भर के प्रीवियस ईयर में असेसमेंट होके सब खत्म किया जाएगा। 5 अलग अलग सिचुएशंस है जहां पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग नहीं है। जो प्रीवियस ईयर है वो खुद का असेसमेंट ईयर है। 5 अलग अलग सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन है बाद में आने वाला है, आज ही आएगा, डोंट वरी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? सेक्शन 4 ने क्या बोल दिया? टैक्स इज चार्ज एट द रेट विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द फिनेंस एक्ट और बाय द इनकम टैक्स एक्ट और बाय बोथ। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन। थर्ड पॉइंट क्या बोला? टैक्स इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर एंड नॉट इन रिलेशन टू असेसमेंट ईयर एंड टैक्स शैल बी लेविड इन अकॉर्डेंस विथ एंड सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजंस कंटेंट इन द एक्ट। जो टैक्स लगाने का है वो लगाने के टाइम याद रखो कि इनकम टैक्स एक्ट में और फिनेंस एक्ट में जो अलग अलग कंडीशन डाले हुए हैं उनको बराबर से फॉलो करने का, उसमें से किसी को उड़ाने का नहीं। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? दिस सेक्शन इज द बैकबोन ऑफ द लॉ ऑफ इनकम टैक्स सो एज इन सो फार एज इट सर्व्स एज द मोस्ट ऑपरेटिव प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जैसा वो झंडा अगर गलत चीज़ का लगा रहेगा तो पीछे के लोगों का सबका टीम बदल जाता है, वैसे सेक्शन 4 अपने को बता रहा है कि किसको देखने का किसको नहीं देखने का। तो सेक्शन 4 ने बोल के रखा देखो भाई आप पर्सन को देख सकते हो, तो जो पर्सन नहीं है वो अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए पेडिग्री के एडवर्टीजमेंट में काम करने वाले मेरे कुत्ते को इनकम टैक्स आके परेशान नहीं करता है टैक्स भर करके। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मेरा कोंकण में अगर सपोज बड़ा आम का बाग रहेगा, ऑर्चार्ड रहेगा, मैंगो का बहुत सारा मैंने बाग लगा के रखा है, वहाँ पे वो मैंगो की ट्री को मैंगोज मिलते हैं, तो इनकम टैक्स वालों का कि मैंगो ट्री को नहीं बोलते टैक्स भरो, क्योंकि पैसा तो उसको कमाया ना, उसने मैंगो तो उसने बनाया भाई, मैंने नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ रखवाली कर रहा था। मैक्सिमम क्या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उतना ही किया मैंने, और क्या किया मैंने। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट उनको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो पर्सन नहीं है। तो इनकम टैक्स इज एट द रेट्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड नंबर 1 बाय द इनकम टैक्स एक्ट or by the finance act or by both. Number 2, charge is on every person. Number 3, it is on the total income of every person which is earned by him in the previous year. And next you will have to consider all the provisions of income tax act as well as income tax rules. इसके हिसाब से अपने को काम करने का रहेगा। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट फिर उन्होंने बोल कर रखा है पर्सन का मतलब क्या, उसके अंदर अलग अलग लोग हैं वो, लेकिन पर्सन का डेफिनेशन सिखाऊंगा तभी डिटेल्स में बात करूंगा। So total income and tax payable. Income tax is levied on the assessed total income. Such total income has to be computed as per the provisions contained in the Income Tax Act of 61. Let us go step by step to understand the procedure for computation of total income of the individual and for the purpose of levy of income tax. तो इसके आगे मैं जो सिखाने वाला हूँ, ऐसा लगेगा कि सर बहुत फास्ट जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है करके, लेकिन टेंशन मत लो, ये सिर्फ रनिंग ओवरव्यू है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में फिर एक एक सेक्शन के ऊपर हम लोग जूमिंग करेंगे, बाद में डिटेल में पढ़ाई करते जाएंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ऐसा सोच के देखो कि अपना पिक्चर का शुरुआत में उन्होंने क्या कर दिया, अपने को एंड में क्या होगा दिखा कर रखा है, और बाद में फिर फ्लैशबैक करके हम लोग पीछे पीछे जाके देखने वाले डिटेल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? कोई पिक्चर रहता ना, कौन सा वो आई डोंट रिमेंबर, विशाल भारद्वाज का एक पिक्चर था, उसमें कौन है वो अपना करीना कपूर, जब भी मेट में हीरो कौन था? शाहिद कपूर का उसमें डबल रोल है मेरे ख्याल से, कुछ तो के पर से कुछ तो नाम है उस पिक्चर का, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मूवी। अच्छा मूवी था वो, कमीने मेरे ख्याल से कमीने पिक्चर था शायद, हाँ यस कमीने। तो उसके फर्स्ट शॉट में एक्चुअली पिक्चर का पूरा एंड बता के रखा हुआ है, लेकिन फिर जब आगे जाके हम लोग देखते समझते अच्छा ऐसा हुआ था क्या काइंड ऑफ थिंग। सो दैट्स द सेम थिंग विच इज हैपनिंग। तो अभी शायद लगेगा सर ये एंड बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है करके, बट टेंशन मत लो। पहले मैं ऐसा सोचता था कि इसका ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको स्किप करेंगे, लेकिन जब मैं देखा कि इनकम टैक्स में इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे अभी एग्जाम में, तो उसके हिसाब से दिस इज द गुड मेथड टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन अल्टीमेटली, so that it will be easy for you to focus on the different sections more properly. Okay, तो चलो फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करने का रहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। आई एम रिपीटिंग अगेन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। इसका मतलब इनकम टैक्स कुछ तो एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला है। इनकम टैक्स बोलता है कि सर हम आपके सिटीजनशिप के हिसाब से आपका टैक्स डिसाइड नहीं करेंगे, आप भारत के नागरिक हो कि नागरिक नहीं हो, भारत के सिटीजन हो कि नहीं हो, उसके हिसाब से हम आपका टैक्स डिसाइड नहीं करेंगे। हम उसके लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे कंसेप्ट का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? हमारे कंसेप्ट का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, और रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपका स्टेटस अलग अलग आ सकता है। So number 1, there is a chance that you may be citizen of India or you may not be citizen of India. This is the first thing. But still, you may be resident for the purpose of Income Tax Act. And number 2, it may also be the case that you are a citizen of India, but at the same time you are non-resident for the purpose of income tax. तो हम लोग तुम्हारे सिटीजनशिप को मारेंगे गोली, हम बोलेंगे तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है, और तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस जिसके हिसाब से रहेगा वो हर एक रेसिडेंशियल स्टेटस का हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे।
तो उसके हिसाब से देखेगा तो आपको समझेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, रेसिडेंट अगर कोई रहेगा या फिर कोई डीम रेसिडेंट रह सकता है या फिर कोई नॉन रेसिडेंट रह सकता है। इनकम टैक्स ने बोलकर रखा कि मैक्सिमम क्या होगा, सिटीजनशिप में दो अलग अलग सिचुएशन है। एक कौन सा, आइदर यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया और यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट में तीन सिचुएशन है, आइदर यू आर रेसिडेंट और यू आर डीम्ड टू बी रेसिडेंट और यू आर नॉन रेसिडेंट। सर डीम्ड शब्द का मतलब क्या है? डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम्ड। डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम, नहीं हो लेकिन हो ऐसा समझ जाएंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे। समझ में क्या बोल रहा हूं? रियलिटी में शायद तुम नहीं हो, लेकिन हमारे लिए समझ के हम बोलेंगे कि आप ऐसा ऐसा समझो। तो आइदर यू कैन बी रेसिडेंट और यू कैन बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट और यू कैन बी नॉन रेसिडेंट। अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो तो उसके अगर आगे कुछ सब कैटेगरी सब क्लासिफिकेशन होने वाले नहीं। अगर तुम डीम्ड टू बी रेसिडेंट हो तो उसके भी कुछ सब क्लासिफिकेशन होने वाले नहीं। लेकिन अगर तुम रेसिडेंट हो एंड तुम साथ में इंडिविजुअल नहीं तो एचयूएफ हो, आई रिपीट, अगर तुम रेसिडेंट हो और तुम साथ में इंडिविजुअल नहीं तो एचयूएफ हो। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ मतलब क्या, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आपको और क्लासिफिकेशन हो सकता है कि यू कैन बी आइदर ROR और यू कैन बी RNOR। सर ROR का मतलब क्या? ROR का मतलब होता है ROR नहीं तो RNOR। कोई RBNOR बोलता है, मतलब वो बट को भी कंसिडर कर लेता है, इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ROR नहीं तो RNOR। ROR मतलब क्या? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। RNOR मतलब क्या? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इनकम टैक्स क्या कंसिडर करता है? इनकम टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस को किसी ट्रेन जैसा ट्रीट करता है। आप सोच के देखिए, आप कहाँ पे रहते हो अलग बात है, और आपको ट्रेन का टिकट कब निकालना पड़ेगा? जब आप कभी ट्रैवल करोगे तब निकालना पड़ेगा, और तभी भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप ट्रेन को कैसे ट्रैवल करने वाले हो। आप सेकंड क्लास से जाओगे कि फर्स्ट क्लास से जाओगे, 2 टियर से जाओगे कि 3 टियर से जाओगे, ट्रेन में खाना मंगाओगे कि घर से खाना लेके आओगे। उसके हिसाब से आप और कहाँ पे बैठोगे और कहाँ पे उतरोगे, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका जर्नी का टिकट कितना आएगा। तो जो आदमी मेरे साथ ट्रेन में चढ़ा है, मेरे साथ स्टेशन पे चढ़ा हुआ है, उसका टिकट और मेरा टिकट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद वो अगले स्टेशन पे उतरेगा और मैं शायद 10 स्टेशन के बाद उतरने वाला हूँ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो दोनों एक ही ट्रेन में, एक ही वक्त, एक ही स्टेशन पे चढ़े तो भी दोनों, और एक ही डब्बे में चढ़े तो भी दोनों का रेलवे का टिकट का चार्जेस सेम रहेगा, इसका गारंटी नहीं है। सर नहीं, हम दोनों एक ही स्टेशन पे चढ़े, एक ही डिब्बे में चढ़े और एक ही स्टेशन पे उतरने वाले हैं, लेकिन मैं ट्रेन में खाना मंगा चुका हूँ और उसने घर से डब्बा लेके आया हुआ है, तो उसका रेट अलग रहेगा, मेरा रेट अलग रहने वाला है। जो ट्रेन की सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ करेगा वो ज़्यादा बड़ा टिकट निकालेगा, और जो ट्रेन की सर्विसेज को कम यूज़ करेगा उसका टिकट अपने आप कम हो जाएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मेरे साथ में ही सेम स्टेशन पर से चढ़ा, सेम स्टेशन पे उतरा, उसने भी टिफिन ट्रेन में मंगाया, लेकिन वो सेकंड क्लास का डब्बे में चढ़ा, मैं फर्स्ट क्लास का डब्बे में चढ़ा। तो फिर से बार मैंने एसी को भी यूज़ किया, उसने एसी को यूज़ नहीं किया हुआ है। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ऑटोमेटिकली उसका टिकट अलग रहेगा, मेरा टिकट अलग रहेगा, मेरा टिकट ज़्यादा रहेगा, उसका टिकट कम रहेगा, क्योंकि मैं ट्रेन की ज़्यादा सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, वो ट्रेन की कम सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। उसने जर्नी यूज़ किया हुआ है, उसने टीसी, ड्राइवर, कंडक्टर, सिग्नल, रेलवे सब यूज़ किया हुआ है, उसने टिफिन भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसने एसी यूज़ नहीं किया हुआ है, तो उसका रेट अलग आएगा, मेरा रेट अलग आएगा। उसने स्लीपर क्लास नहीं लिया, उसने चेयर कार लिया, मैंने स्लीपर क्लास लिया हुआ है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मेरा रेट अलग आने वाला है। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? सेम इज द केस विद रेसिडेंशियल स्टेटस। व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, आवर लॉजिक सेज कि भैया आप भारत में ज़्यादा दिन के लिए रहोगे और पैसा कमाओगे, तो इसका मतलब आपने भारत का पुलिस सिस्टम, भारत का डिफेंस सिस्टम, भारत का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट वगैरह बाकी जो भी कुछ चीज़ें है वो, भारत का रोड नेटवर्क, भारत का रेलवे नेटवर्क, भारत का एयर ट्रैवल नेटवर्क, भारत का वाटरवेज, भारत का वाटर सप्लाई सिस्टम, भारत का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? जिन चीज़ों की वजह से हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ से पकड़ ली है, यहाँ से कंज्यूम की हुई है, और आप दुनिया भर में पैसा कमा रहे हो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आप इसकी वजह से पैसा कमा रहे हो, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, आपने हमारी सिस्टम को सबसे ज़्यादा यूज़ किया। आपने जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत, वो आपने रजिस्टर करके लिया है। दैट मीन्स यू हैव यूज आवर कंपनी रजिस्ट्रार, यू हैव रेज मनी फ्रॉम इंडियन बैंक्स। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ?
तो यू हैव यूज अवर आरबीआई, यू हैव यूज अवर बैंकिंग नेटवर्क्स, यू हैव यूज अवर एटीएम नेटवर्क्स, यू हैव यूज अवर लेबर लॉज। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो भैया आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो इनकम है उसके पीछे हमारा सिस्टम खड़ा है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपने जहाँ पे जगह भाड़े पे लिया है उधर का लैंडलॉर्ड आपको बीच में ही धक्के मार के बाहर नहीं निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम इज प्रोटेक्टिंग यू, हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग, एग्रीमेंट कैसे पूरा होगा कैसे नहीं होगा वगैरह करके। सो डोंट फॉरगेट टू पे मोर टैक्स टू अस बिकॉज यू आर यूजिंग मोर ऑफ आवर सिस्टम। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और कोई भारत में बहुत कम रहता है, मतलब दूसरे देशों में ज़्यादा रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे देशों का सिस्टम ज़्यादा यूज़ करता है, अपना सिस्टम कम यूज़ करता है, तो उसके कम इनकम को हम पकड़ लेंगे और उसके बहुत सारे इनकम को हम लोग छोड़ देंगे। That's the basic idea of residential status. That's why residential status is a fluid concept. It's not a constant concept. It is not like एक बार अभी रेसिडेंट बन गया तो अभी जिंदगी भर का रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। वो इधर टिका नहीं लगाया हुआ, हो गया बस, ऐसा करके नहीं है। वो हर साल चेक करना पड़ता है। रेसिडेंट इस साल है तो अगले साल रहेगा, इसका गारंटी नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सिटीजनशिप इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, whereas residential status is a fluid concept, dynamic concept. You are not required to check citizenship every year unless there is a big change. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? But residential status you must check every year. इस साल भी है कि नहीं, इस साल भी है कि नहीं करके। ओके, गॉट द आइडिया? सो रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हम लोग आपका इनकम का कंप्यूटेशन करने का टेक्निक चेंज करेंगे। कौन से इनकम को देखना है, कौन से इनकम को नहीं देखना है, वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कितने कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी कौन सा? रेसिडेंट। दूसरा कौन सा? डीम टू बी रेसिडेंट। तीसरा कौन सा? नॉन रेसिडेंट। अगर डीम टू बी रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो तो उसके कुछ सब कैटेगरीज नहीं है। और अगर आप रेसिडेंट रहोगे और साथ में इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ रहोगे तो उसके अंदर और 2 सब कैटेगरीज आएंगे। कौन से? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR, नहीं तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब RNOR। ये एडिशनल क्लासिफिकेशन सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। पहला स्टेप पूरा हो गया, मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो गया। रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होने के बाद ये समझ में आया कि मेरा कौन सा इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखेगा और कौन सा इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं दिखेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेट अस टेक एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, कि आपके घर में आप और आपका दोस्त खेल रहा है। आप छोटे बच्चे हो, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, छोटे बच्चे हो। आप अपने दोस्त को घर पे लेके आए और दोस्त के साथ खेल रहे हो, और आपके दोस्त के हाथ से आपके घर का कांच का ग्लास फूटा, तो आपके मम्मी डैडी उसको फटका मारेंगे कि नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। उसने ग्लास तोड़ा है पर उसको फटका नहीं मारेंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपने देखा, ओके ग्लास टूटा तो कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट आपने दूसरे दोस्त को बुलाया और आपने ग्लास फोड़ा, फटका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अपने बच्चे ने किया हुआ चीज दिखा, दूसरे के बच्चे ने किया हुआ चीज नहीं दिखा। दिखा तो भी उसको नजरअंदाज कर दिया, बोला नहीं यार जाने दे, छोड़ देंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? वैसे ही वही इनकम अगर तुम रेसिडेंट रहोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नजरिया अलग रहेगा, वही इनकम। लेकिन अगर तुम नॉन रेसिडेंट रहोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है हम इसको छोड़ देंगे। अरे सर मेरा इनकम उसका इनकम सेम है, दोनों ने एक ही जगह से कमाया, एक ही अमाउंट कमाया, एक ही तरीके से कमाया। हाँ लेकिन राजा तू रेसिडेंट है तो अपना बच्चा है, ग्लास तोड़ रहा है, चल टैक्स भर। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और वो दूसरे का बच्चा है, उसका ये इनकम नहीं पकड़ूंगा, उसका कुछ कुछ इनकम को पकड़ूंगा, सारे के सारे इनकम को नहीं पकड़ूंगा। फिर आपका पहले दिन का दोस्त वापिस आया थर्ड डे और घर के अंदर का टीवी फोड़ा, अब डैडी मम्मी चुप नहीं बैठेंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बोलेंगे यार ग्लास तोड़ा, चल छोड़ दिया, अब टीवी फोड़ेगा, कल और चीज़ छोड़ जाएगा, पूरे घर को आग लगा के जाएगा। ऐसे थोड़ी चलता है हम लोग। तो नॉन रेसिडेंट के सारे इनकम को छोड़ने वाले नहीं है, उसके भी कुछ कुछ इनकम को पकड़ने वाले हैं, बट उसके कम इनकम को पकड़ेंगे और बहुत सारे इनकम को छोड़ देंगे। कौन से इनकम को पकड़ेंगे, कौन से इनकम को छोड़ेंगे, ये सीखने के लिए अपने को सेक्शन 5 सीखना पड़ता है। मैंने आपको सेक्शन 4 सिखा के हो गया है, चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 6 सिखाने वाला हूँ, वो रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करने का उसका सेक्शन है, और सेक्शन 5 उन दोनों के बीच में है, 4 के बाद और 6 के पहले। सेक्शन 5 जो है वो बोलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या रहेगा, रेसिडेंट के लिए कौन सा इनकम पकड़ने का, कौन सा इनकम छोड़ने का, और नॉन रेसिडेंट के लिए कौन सा पकड़ने का, कौन सा छोड़ने का। दैट इज टोल्ड बाय सेक्शन 5। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? एक बार वो डिसाइड करके हो गया तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि बाबा ये रेसिडेंट है, इसका ये सब इनकम को पकड़ो, ये नॉन रेसिडेंट है, इसके इनकम को छोड़ दो, बाकी के इनकम को पकड़ो। वंस दैट इज डिसाइडेड, सो क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। अब उसके जो इनकम है, पहले हम लोग क्या देख रहे थे, किधर कमाया उसके हिसाब से खेलो। पहले हम क्या बोल रहे थे, किधर कमाया उसके हिसाब से खेलो, और तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या उसके हिसाब से बताओ। डिसाइड करेंगे कि किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है। एक बार जिसको पकड़ना है वो डिसाइड हो गया, अब उस इनकम को कैसे कमाया है वो बताओ। स्टेप नंबर 1 में तुम्हारा स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने का है, और तुमने इनकम कहां पे कमाया वो चेक करने का रहता है। भारत के अंदर कमाया कि भारत के बाहर कमाया।
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और उसके हिसाब से हम बोलेंगे किसको देखेंगे, किसको छोड़ेंगे, किसको देखेंगे, किसको छोड़ेंगे. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर इन फर्स्ट स्टेप. फिर जिसको छोड़ दिया है उसको छोड़ दिया है, और जिसको पकड़ लिया है उस इनकम का सोर्स क्या वो चेक करेंगे. वो पैसा कैसे कमाया, भैया जॉब करके कमाया, कि बिजनेस करके कमाया, कि प्रॉपर्टी को भाड़े पे देके कमाया, कि प्रॉपर्टी को बेच के कमाया, कि कुछ अलग तरीके से कमाया. ऐसे उसके अलग अलग सोर्सेज रह सकते हैं. फिर हम लोग मैक्सिमम 5 सोर्सेज कंसिडर करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में. एक का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी. दूसरे का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तीसरे का नाम क्या है, पीजीबीपी, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. एक का नाम क्या है, कैपिटल गेन्स. और लास्ट का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो देयर आर 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम. उसके हिसाब से हम चेक करेंगे. फिर हर एक हेड का इनकम कंप्यूट करने का अलग अलग तरीका बताया हुआ है. There are different techniques which are told. The method which is used for the purpose of computation of salary income is not the same method which is used for the purpose of computing your house property income. Is not the same method which is given for the purpose of computing PGBP. ये 5 हेड का 5 अलग अलग टेक्निक्स है कैलकुलेट करने का. उसके अलग अलग सेक्शंस है, और वो सेक्शन के अलग अलग बेनिफिट्स है, कुछ अलग अलग डिफिकल्टीज भी है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो सब चीज़ अपने को कहाँ पे देखने का रहेगा, वो स्टेप नंबर 2 में देखने का रहेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स. तो कितने हेड्स है, 1 2 3 4 5. कौन से हेड्स है, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस. सबको समझा करे, घर के बच्चे समझा करे? यस सर. ओके. अब देखिएगा कि जिस तरह से अपना ओलंपिक टीम का एक फ्लैग बेरर था, जिसको देख के अपने को समझ आता कि पीछे कौन सा देश का टीम आ रहा है. उसके बाद में भारत का टीम जा रहा है, सपोज दिखा आपने, भारत का झंडा देखा, हम लोग खुश हो गए, ताली बजाने लगे. उसके पीछे 40 लोगों का एक बड़ा ग्रुप जा रहा है. उस 40 लोगों में 7 लोग कबड्डी के टीम वाले हैं और 11 लोग हॉकी के टीम वाले हैं. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? आप मुझे बताओ कि वो जो फ्लैग बेरर है वही हॉकी का कैप्टन है क्या, वही कबड्डी का कैप्टन है क्या? दैट्स नॉट द केस. कबड्डी अलग है, हॉकी अलग है, उनके कैप्टन अलग है. तो मतलब कबड्डी का कैप्टन विल बी अगेन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द कबड्डी का रो, एंड हॉकी का कैप्टन में भी स्टैंडिंग फर्स्ट इन द हॉकी का रो. एंड ये सबका ग्रुप के सामने खड़ा रहा अपना झंडा पकड़ने वाला आदमी. कह रहे समझ में क्या बोलो? तो सेक्शन 4 कौन है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. और उसके अलावा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस, इनके सबके भी अपने अपने कैप्टन है, उनके सबके भी अपने अपने चार्जिंग सेक्शन है. बट वो चार्जिंग सेक्शन सिर्फ किसके है, अपने अपने टीम के हैं. तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15. इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन कौन सा है, 4. सेक्शन 4 ने किसको ताकत दे दी, इनकम टैक्स एक्ट को ताकत दे दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ताकत दे दी कि भैया आप क्या करो, प्रीवियस ईयर में पर्सन ने कमाए हुए इनकम के ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर, प्रीवियस ईयर के लिए हमने आइदर फिनेंस एक्ट में, नहीं तो इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट्स बताया उसके हिसाब से आप लोग टैक्स कलेक्ट करो. ये सेक्शन 4 ने बताया. और सेक्शन 15 बोलता है सैलरी का कंप्यूटेशन कैसे करने का. सेक्शन 22 बोलता है हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन कैसे करने का. सेक्शन 28 बोलता है पीजीबीपी का कंप्यूटेशन कैसे करने का. सेक्शन 45 बोलता है कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे करने का. और सेक्शन 56 बोलता है अदर सोर्सेस का कंप्यूटेशन कैसे करने का. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सिर्फ इतना सब याद कैसे रखो, टेंशन मत लो, अपने आप याद रह जाएगा. मैं इस तरह से आपके से बार बार बुलवा के लूँगा कि आपको समझेगा भी नहीं कि आपने बाहर किया हुआ है, तो उसका टेंशन मत लो. अभी से सर में कैसे याद रखो, कुछ में याद रखो, हो जाएगा, याद हो जाएगा, वो मेरा जिम्मेदारी. So these are all not the charging section of income tax. These are all the charging section of different head of income. Step 1, determine residential status and decide which income government will be checking in your hand and which income government is ready to leave from your hands. छोड़ दिया, चल छोड़ दिया, तू भी क्या याद रखेगा. जो पकड़ा है उसको फिर हम लोग 5 हेड के अंदर किसी न किसी में डालने का कोशिश करेंगे. सैलरी में गया तो सैलरी, नहीं गया तो हाउस प्रॉपर्टी, नहीं गया तो पीजीबीपी, नहीं गया तो कैपिटल गेन, नहीं गया तो फिर अदर सोर्सेज में जाना ही है. जो इनकम हम पकड़ने वाले हैं उसको ये 5 में से किसी एक में जाना ही पड़ेगा. जो इनकम को छोड़ दिया उसके बारे में टेंशन मत लो. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ये अपना कैसा है, पीवीआर के जैसा है. आप पीवीआर में थिएटर में जाते रहोगे पिक्चर देखने के लिए, नहीं तो कौन सा तुम्हारा सिटी प्राइड कोथरूड में, उधर जाते रहोगे तो वहाँ पे कैसे होता है, नंबर 1 आप पीवीआर का टिकट निकालते हो, उधर वो पहले आपका टिकट चेक करता है. आपने क्या आपने बुक माई शो में किया रहेगा, नहीं तो वहाँ पे जाके निकला रहेगा, तो चेक करने के बाद अंदर छोड़ता है. अंदर छोड़ेगा तो 6 ऑडिटोरियम रहते हैं. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? पहले टिकट दिखाओ, टिकट दिखाने के बाद अंदर आओ. सेक्शन 4 कौन है, बाहर का गेट कीपर. टिकट अंदर रहेगा तो ही अंदर छोड़ेगा, वरना नहीं छोड़ेगा. अंदर आने के बाद में फिर देखो तुम्हारा पिक्चर किधर है, ऑडिटोरियम 1 में के 2 में के 3 में के 4 में के 5 में के 6 में.
समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ, वैसे यहाँ पे सेक्शन 4 कौन है, बाहर का टिकट कीपर, टिकट चेकर है क्या बाबा, तुम्हारा इनकम है क्या, टोटल इनकम ऑफ द पर्सन ऑफ द प्रीवियस ईयर है क्या, हाँ चला जा अंदर आ जा। अभी अंदर आने का सर मैं किधर जाऊँ, अभी देख तू सैलरी वाला उधर बाहर लिख के रखा है सेक्शन 15, इसके अंदर आने का रहेगा तो क्या क्या देखने का, तेरा इनकम अगर इसके जैसे चलता रहेगा तो सेक्शन 15 का पिक्चर देखने को आ जा, तुझे वो पिक्चर दिखाता हूँ। नहीं सर मेरा ना सेक्शन 15 ने बोला हुआ कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो सर मैं अभी किधर जाऊँ क्या वापस, नहीं अभी तो आगे जा सेक्शन 22 के पास जा, उसका कंडीशन देख, सर मेरा वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है, अच्छा फिर आगे जा, अच्छा पीजीबीपी का कंडीशन, सर वो भी मेरा 28 भी फुलफिल नहीं हो रहा है, अभी क्या करूँ सर, अभी 45 को चेक कर ले, सर वो भी नहीं पूरा हो रहा है, आप चुपचाप से जाके 56 के अंदर जाके वो पिक्चर दिख रहा है वो देख। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, नहीं सर वापस जाता, वापस तो अभी है नहीं, तुझे उधर से अंदर छोड़ दिया ना, बस अब तुझे पिक्चर देखना ही पड़ेगा, उधर ही छोड़ दिया रहेगा तो बात छोड़ दो, सेक्शन 4 ने बोल दिया रहेगा नहीं तो छोड़ दिया, या फिर सेक्शन 4 ने बोला था कि इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन सेक्शन 6 जो था रेसिडेंशियल स्टेटस का और सेक्शन 5 जो था स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, उसने बोला सर ये अपने देश में रहता ही नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ट्रेन चल रही लेकिन मैं ट्रेन से गया ही नहीं तो क्या करूँ, मैं टिकट क्या को निकालूँ फिर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो आप सब लोगों को इनकम टैक्स नहीं है, आप पर्सन हो क्या, हाँ, आप प्रीवियस ईयर में जिंदा हो क्या, हाँ, लेकिन आपको टैक्स नहीं है, और इनकम टैक्स वालों का क्या गला भी पकड़ता नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने इनकम ही नहीं कमाया हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, इनकम नहीं कमाया तो टैक्स नहीं आएगा, दैट्स अ सिंपल लॉजिक। नहीं सर मेरा इनकम है, मेरे दादाजी ने मेरे नाम से एफडी निकाल के रखा हुआ है, वो एफडी का मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या करूँ, तो इनकम टैक्स अलग अलग पॉइंट्स बोलेगा, माइनर हो कि मेजर हो, पहले वो चेक करेगा। माइनर रहेगा तो इनकम आपके पिताजी की इनकम ऐड किया रहेगा ना, तो मम्मी की इनकम ऐड किया ही रहेगा ऑलरेडी, टेंशन मत लो, तुमको छोड़ दिया पर उनको पकड़ा रहेगा। अब मेजर रहोगे तो इन दैट केस उनके इनकम ऐड नहीं होगा, तो सर मुझे पकड़ेंगे क्या, डायरेक्टली नहीं पकड़ेंगे, बोलेंगे सर देखना पड़ेगा कि आप एसएससी हो कि नहीं हो, पर्सन तो हो मालूम है, फिर और एक चेक करना पड़ेगा एसएससी हो कि नहीं, और बाद में और एक चीज चेक करना पड़ेगा कि आपका इनकम स्लैब रेट से ऊपर है कि स्लैब रेट से नीचे है। आपके दादाजी ने आपको प्यार से 1 लाख रुपए का एफडी बना के दिया हुआ है, उसका आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है फॉर एग्जांपल, तो आपको 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, पर इनकम टैक्स बोलता है 2.5 लाख रुपए जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हम लोग टैक्स लगाने वाले नहीं है। तो इनकम है क्या, हाँ, प्रीवियस ईयर में कमाया क्या, हाँ, पर्सन है क्या, हाँ, सेक्शन 6 के हिसाब से रेसिडेंट है क्या, हाँ, सेक्शन 5 के हिसाब से इसको पकड़ना है क्या, हाँ, बट अमाउंट कितना है 10,000, चल छोड़ दिया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो वो आगे का स्टेप है, उसका टेंशन मत लो, लेकिन एक बार टिकट निकाला अंदर आया तो इसका मतलब यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो तुम्हारा भी वो 10,000 रुपीज़ का जो एफडी के ऊपर का इंटरेस्ट है, अभी तुम सब लोग मेजर हो, मतलब तुमको भी पिताजी की इनकम ऐड नहीं होगा, तुम्हारे इनकम में कंसिडर करना पड़ेगा, तुम्हारे इनकम में कंसिडर करने टाइम देखना पड़ेगा कि वो सैलरी है कि हाउस प्रॉपर्टी है कि पीजीबीपी है कि कैपिटल गेन है कि अदर सोर्सेज है, तो अदर सोर्सेज में चला जाएगा वो। लेकिन सर क्यों कंप्यूट करने का, 2.5 लाख से नीचे है, दैट इज ओके, बट कंप्यूट करने का टेक्निक कौन सा, सेक्शन 56। टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा वो अलग बात है, बट कंप्यूट करने के लिए अदर सोर्सेज में जाना पड़ेगा तुमको। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, घर के बच्चे समझा करे, जी हाँ मैडम, Yes, sir. ओके वेरी गुड। स्टेप नंबर 3 बोला फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, फिर सभी हेड का कंप्यूटेशन का कुछ अलग अलग टेक्निक्स बोला है, उसके हिसाब से तुमको चेक करना पड़ेगा कि किस में से क्या माइनस करने को मिलता है, किस में से क्या माइनस करने को नहीं मिलता है। जो माइनस करने को मिलता है उसको बोलते हैं डिडक्शन। जनरल आइडिया क्या है इनकम टैक्स का, ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अटपटा है, कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो जल्दी से समझेगा। पैसा कमाने के लिए जो खर्चा किया है, जो खर्चा किए बिना पैसा कमाना नामुमकिन है, पैसा कमाने के लिए जो खर्चा किया है, जो खर्चा किए बिना पैसा कमाना नामुमकिन है, वो पैसा आपके इनकम में से माइनस करने को मिलेगा। उसके डिडक्शन के बाद जो पैसा बच जाएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं, लेकिन पैसा कमाने के बाद में आपने उसको अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजर बसर करने के लिए अलग अलग तरीके पर खर्चा किया हुआ है, वो खर्चा माइनस करने को नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं आपका क्लास चलाने के लिए आपका सबका गूगल अकाउंट बनाता हूं, और गूगल अकाउंट बनाता हूं उसके लिए मुझे गूगल को पेमेंट करना पड़ता है। आपका क्लास चलाने के लिए आपको मैं नोट्स देता हूं, आपका नोट्स देने के लिए मुझे नोट्स वाले को पैसा देना पड़ता है। आपका क्लास चलाने के लिए मुझे रेंट का खर्चा करना पड़ता है, क्लास चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट करना पड़ता है। जब तक ये नहीं करूंगा तब तक बच्चे लोग क्लास को नहीं आएंगे। मतलब दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग द इनकम, इट इज नॉट इनकर्ड आउट ऑफ इनकम, इट इज इनकर्ड फॉर द इनकम। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूं, तो ये मुझे माइनस करने को मिलेगा। फिर आपके फीस में से ये सब खर्चा माइनस करने के बाद जो बच गया है उसमें से मैंने मेरे बेबी को साड़ी लेके दी, चूड़ी लेके दी, गाड़ी लेके दी, और गवर्नमेंट को बोलूंगा देखो मैंने रेंट भरा, आपने माइनस करने को दिया, मैंने लाइट चार्जेस भरा, आप लाइट बिल भरा, आपने मुझे माइनस करने को दिया, मैंने नोट्स का खर्चा भरा, आपने मुझे माइनस करने को दिया, मैंने गूगल का पेमेंट किया, आपने मुझे माइनस करने को दिया।
तो वैसे मैंने साड़ी वाले को पैसा दिया, आप मुझे माइनस करने दो। गवर्नमेंट बोलेगा सर बीवी को साड़ी नहीं दिया तो बच्चों लोग एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब इसका और उसका संबंध नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग द इनकम, बट इट इज इनकर्ड आउट ऑफ द इनकम विच इज अर्न बाय यू, तो माइनस करने को मिलने वाला नहीं है। तो सैलरी कमाने के लिए कुछ खर्चा करते रहोगे तो माइनस करने को मिलेगा। हाँ तो सर सैलरी कमाने के लिए मैं वो बाहर का खाना खाता हूँ, टिफिन वगैरह लेके जाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैं बाहर का खाना खाता हूँ। इनकम टैक्स बोलेगा सैलरी कमाने के लिए खाना खाता है कि शरीर धारण करने के लिए खाना खाता है? सैलरी कमाने के लिए मतलब अगर कल तू सपोज जॉब छोड़ देगा तो खाना खाना बंद कर देगा क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं, तो झूठ मत बोल। तू सैलरी कमाने के लिए खाना नहीं खा रहा है, बल्कि तू खाना खाने को अच्छा मिलना चाहिए इसलिए सैलरी कमाने को जा रहा है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो खाना का खर्चा, टिफिन का खर्चा माइनस करने को मिलने वाला नहीं। लेकिन सर सैलरी कमाने का तो मुझे अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है, नॉलेज मेरा एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, इसलिए मैं कुछ अलग अलग बुक्स पढ़ता हूँ, वो अलग अलग टेक्निकल बुक्स मैगजीन्स वाला पढ़ता हूँ, उसका खर्चा माइनस करने को मिलेगा क्या? गवर्नमेंट बोलेगा सोचते हैं माइनस करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताते हैं कितना माइनस करने को मिलेगा वगैरह वगैरह। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग। सर मैं घर भाड़े पे दे रहा हूँ, मेरा घर है, 2-3 घर मेरा है, तो मैं भाड़े पे दे रहा हूँ, उसका भाड़ा ले रहा हूँ। तो सर वो भाड़ा, वो जो घर है भाड़े पे दिया हुआ, उसका मुझे म्यूनसिपल टैक्स भरना पड़ता है, माइनस करने को मिलेगा कि? मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स नहीं भरोगे तो पानी का कनेक्शन कट हो जाएगा, उधर टेनेंट नहीं आ सकेगा रहने के लिए। मतलब वो पैसा भरना क्यों है? बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग द इनकम, तो वो माइनस करने को मिलेगा। लेकिन सर घर के भाड़े में से मैंने मेरे बच्चे का स्कूल का फीस भरा, माइनस करने को मिलेगा क्या? वो नहीं माइनस करने को मिलेगा। डिडक्शंस जनरली क्या रहते हैं? उस पैसे को कमाने के लिए जो खर्चा करते हो, आई रिपीट, उस पैसे को कमाने के लिए जो खर्चा करते हो, कमाने के लिए, कमाने के बाद में नहीं, वो खर्चा माइनस करने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। बट उसमें कुछ अलग अलग लिमिट्स है। सैलरी के लिमिट्स अलग रह सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के लिमिट्स अलग रह सकते हैं, पीजीबीबी का लॉजिक अलग रह सकता है, वो अपने को अलग अलग सीखना है। इसके लिए इनकम टैक्स का पढ़ाई लोगों को टफ जाता है, क्योंकि बहुत वॉल्यूमिनस हो जाता है वो सब चीज़ें याद रखने के लिए। ओके, देन देयर कैन बी सम एग्जेम्पशंस। सर एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? आपने अभी बोला डिडक्शन, और दूसरा कौन है? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब कुछ कुछ इनकम ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर भी बोलते चल अभी के लिए छोड़ दिया, अभी के लिए छोड़ दिया, हमेशा हमेशा छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तू रेसिडेंट है या फिर तू नॉन रेसिडेंट है, लेकिन ये इनकम हमने बताए हुए रूल्स के हिसाब से जाएगा तो हमको दिखता है और हम इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे चल छोड़ दिया, उसको बोलते हैं एग्जेम्पशन। डिडक्शन मतलब खर्चा माइनस करने को मिलता है, और एग्जेम्पशन मतलब इनकम गवर्नमेंट छोड़ देता है, बोलता है कि ये इनकम है, भारत में कमाया हुआ है, इस पर टैक्स लगाने का हमारे पास ताकत है, लेकिन क्योंकि हमको आपको कुछ ना कुछ तो मदद करनी है कुछ अलग अलग कारणों की वजह से, इसके लिए इनकम को हम छोड़ने को तैयार है, उसको बोलते हैं एग्जेम्पशंस। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाना पॉसिबल नहीं है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने एग्रीकल्चर इनकम कमाया रहेगा, गवर्नमेंट बोलेगा हाँ मुझे दिखता है तू भारत के अंदर भारत की जमीन को यूज करते हुए एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, रेसिडेंट भी है ऊपर से तू, मतलब तुझे पकड़ने का मन कर रहा है, लेकिन तू एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको बोल के रखा है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? एग्जाम, चल छोड़ दिया। छोड़ने के अलग अलग कारण रह सकते हैं। कभी कभार गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है इसलिए छोड़ दिया है, कभी कभार गवर्नमेंट को लगता है कि बाबा कुछ पर्टिकुलर टाइप के इनकम भारत के लोगों ने ज्यादा कमाने चाहिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप का इनकम मिल रहा है, मतलब उस आदमी को खाली को टैक्स लगाने का जरूरत नहीं, इसको छोड़ देंगे हम लोग करके, वो ट्रांजैक्शन कुछ स्पेशल नेचर का है, इसके लिए हम लोग उसको एग्जाम कर सकते हैं। एग्जाम्पशंस आर ऑलवेज आउट ऑफ इनकम। एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है? ये इनकम को छोड़ रहा हूं। एग्जाम्पशंस आर डिफरेंट एंड डिडक्शंस आर डिफरेंट। दोनों का अल्टीमेट इंपैक्ट सेम होता है कि तुम्हारा टोटल इनकम कम हो जाता है। डिडक्शन की वजह से कमाए हुए इनकम में से खर्चे को माइनस करो, बचे कुचे के ऊपर टैक्स भरो, मतलब बचा कुचा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा इनकम कम हो गया रहता है डिडक्शन की वजह से। और एग्जाम्पशन में इतना कमाया है इसको छोड़ने को तैयार हो, बचे कुचे को टैक्स भरो, तो दोनों का इंपैक्ट अल्टीमेट हश्र क्या होता है? सेम हो जाता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी कम होता है, बट दोनों का नेचर अलग है। डिडक्शन मतलब इनकम को कमाए हुए खर्चे को माइनस करने के लिए दिया हुआ परमिशन, मतलब डिडक्शन, और कमाए हुए इनकम को हम नजरअंदाज कर देंगे, ये बोलना मतलब एग्जेम्पशन। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? तो अभी ठीक से सुनिएगा, डिडक्शन की वजह से कभी कभी आपको लॉस हो सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन की वजह से आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता है।
क्योंकि मैंने क्या बोला, इनकम में से इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया वो माइनस करने को दूंगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत सारा खर्चा किया, पैम्पलेट बांटा, होर्डिंग लगाया, गूगल पे ऐड किया, इंस्टाग्राम पे ऐड किया, बच्चे लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके बोला, समझता मैं कैसे बोल रहा हूँ, सब में खर्चा करके हो गया मेरा पहले ही, लेकिन बच्चा लोग कम आया क्लास को, खर्चा हो गया, प्रोफेसर लोग को पेमेंट कर दिया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सब खर्चा हो गया, समझता मैं कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन फीस कम आया। बोलेंगे सर फीस कमाने के लिए खर्चा किया था कि हाँ माइनस करो, लेकिन खर्चा बड़ा है और फीस कम है तो क्या हो जाएगा, लॉस। डिडक्शन की वजह से लॉस हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, एग्जाम्पशन कैसे कभी लॉस नहीं हो सकता है, क्यों, ये इनकम है इसको नजरअंदाज किया छोड़ दिया, बस बाकी के इनकम को पकड़ेंगे, लॉस किधर हुआ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो एग्जाम्पशंस कैन नेवर रिजल्ट इनटू लॉसेस, डिडक्शंस कैन रिजल्ट इनटू लॉसेस। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। सेकंड पार्ट, सर अभी ऐसा सिचुएशन है तो कि मैंने ना एग्जेम्प्ट इनकम भी कमाया हुआ है और नॉर्मल इनकम भी कमाया है, और एग्जेम्प्ट इनकम को तो आप नजरअंदाज कर रहे हो, उसको आपने छोड़ ही दिया है, और नॉर्मल इनकम को आप कंसिडर करने वाले, मैं बोला हाँ ठीक है, और नॉर्मल इनकम के लिए जो खर्चा किया वो माइनस करने को देने वाले, मैं बोलता हाँ ठीक है। और सर आपने बोला कि खर्चा बड़ा भी रह सकता है और कम भी रह सकता है, बोला हाँ बराबर है। तो सर मेरा खर्चा बड़ा है और खर्चा, एक मिनट हमारे दयाल अलकम, खर्चा बड़ा है तो बैठिए, खर्चा बड़ा है तो इसका मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, अभी डिडक्शन दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन वो बड़े खर्चे को किया किधर से, अरे इनकम कम है तो खर्चा किया किधर से, लोन लेके किया क्या, नहीं लोन भी नहीं लिया, ऐसा कैसे हो सकता है यार, अगर पैसा कम है और खर्चा ज़्यादा है तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आता है ना, कैश फ्लो सीखा है आप लोगों ने, आइदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, किधर ना किधर से तो पैसा आने वाला है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो यू विल हैव टू गेट दैट मनी। बोलते हैं हाँ सर वो मैंने ना एग्जेम्प्ट इनकम कमाया था ना, उसमें से यहाँ पे खर्चा कर दिया, बोलते फिर वो खर्चा माइनस करने को नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्ट इनकम में से अगर तुमने खर्चा किया रहेगा नॉर्मल इनकम के लिए तो वो वाले खर्चे को हम छोड़ देंगे, उस पैसे, हाँ लोन लेके किया रहेगा तो बात अलग है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। क्लियर, जस्ट अ सेकंड, ये नीचे जो ब्लू कलर में दिया हुआ है ना, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 14A, जरा वो 1 मिनट के लिए पढ़िए, मैं 1 मिनट में आता हूँ, मन में पढ़िए। ओके, सो डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 14A मैंने बोल के रखा है स्पेसिफिकली कि असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा कि आप क्या करते हो, आपने किस में से खर्चा किया नहीं किया। एग्जेम्प्ट इनकम में से अगर खर्चा किया रहेगा तो माइनस करने को मिलने वाला नहीं है। चलो फिर से पर देखेंगे। स्टेप 1 में क्या बोला हमने, रेसिडेंशियल स्टेटस को डिसाइड कर देना और स्कोप ऑफ इनकम को डिसाइड कर देना। जो भारत का रेसिडेंट है ही नहीं, नॉन रेसिडेंट है शायद, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, आपका वो दोस्त जो अपने देश में आके, अपने घर में आके कांच का ग्लास फोड़ के गया है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके सारे की सारी सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल करने वाले नहीं है।
सारे के सारे इनकम को हम लोग देखने वाले नहीं है, वो दुनिया भर में अलग अलग जगह पे पैसा कमाता रहेगा। हम सारे इनकम को कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उसके भारत के अंदर कमाए हुए इनकम को कंसिडर करेंगे, बाकी के इनकम को छोड़ देंगे। और आपने भारत के अंदर कमाया कि भारत के बाहर कमाया, रेसिडेंट रहोगे तो आपका सब इनकम को हम पकड़ लेंगे। ऐसा हम लोग डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, उसका डिटेल सिखाने का बाकी है। नेक्स्ट पार्ट, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस हमने क्या बोला, 3 तरीके के रेसिडेंशियल स्टेटस रह सकते हैं, आइदर रेसिडेंट और डीम टू बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट, अगर रेसिडेंट रहोगे और ऊपर से इंडिविजुअल नहीं तो एचएफ रहोगे तो आपको और सब क्लासिफिकेशन आ सकता है। कौन सा वाला, आरओआर नहीं तो आरएनओआर। आरओआर का फुल फॉर्म क्या होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आरएनओआर का फुल फॉर्म क्या होता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ। फिर आगे क्या बोला हमने, सेक्शन 6 को देख के ये रेसिडेंशियल स्टेटस समझेगा और सेक्शन 5 को देख के अपने को समझेगा कि कौन से इनकम को पकड़े, कौन से इनकम को छोड़ दे, जो गवर्नमेंट को दिखता है नहीं दिखता है। अब जिसको पकड़ा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेड्स ऑफ टोटल इनकम देखने पड़ेंगे। हेड्स ऑफ टोटल इनकम किसने बोले, सेक्शन 14 ने बोले हुए हैं। नहीं सर 14 ने तो कुछ अलग बोला था, ये 14A है आपके सामने जो दिख रहा है ब्लू कलर का, वो 14A है। मैं सेक्शन 14 की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 14 ने बोला देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। व्हाट आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। उनके सबके भी अपने अपने चार्जिंग सेक्शन है। कौन सा चार्जिंग सेक्शन है, सैलरी का 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22, पीजीबीपी का 28, कैपिटल गेन का 45 और अदर सोर्सेज का 56। याद नहीं आया तो टेंशन मत लो, बार बार बोलते रहेंगे, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद में कौन आएगा नेक्स्ट पार्ट, अभी वो अलग अलग हेड्स के अंदर कंप्यूट करने का टेक्निक्स अलग अलग बोला है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने टाइम याद कर रखना पड़ेगा, इनकम को कमाने के लिए अगर कुछ खर्चा किया रहेगा, इनकम को कमाने के बाद नहीं, इनकम को कमाने के लिए अगर वो खर्चा नहीं किया तो इनकम कमाना नामुमकिन हो जाएगा। वो खर्चे को माइनस करने को देंगे, उसको बोलते हैं डिडक्शंस। बट सिर्फ डिडक्शंस ही नहीं रहते, एग्जाम्पशन भी रह सकते। एग्जाम्पशन मतलब क्या है, जो इनकम को गवर्नमेंट देख सकता है लेकिन फिर भी किसी कारण की वजह से नजरअंदाज करने को तैयार है, उसको बोलते हैं एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस को छोड़ देने का अर्थ है याद रखने का, लेकिन एग्जाम्पशन के लिए तुमने कुछ खर्चा किया रहेगा तो खर्चे को भी इग्नोर करेंगे। और एग्जाम्पशन वाले इनकम में से अगर तुमने नॉर्मल इनकम के लिए खर्चा किया रहेगा तो भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव सीन। नेक्स्ट बाद में आता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड एटसेट्रा। तो एक बार ऐसा अलग अलग हेड्स ऑफ टोटल इनकम का जो अपना 5 अलग अलग हेड्स है, उसका आपका इनकम कितना कैलकुलेट करके हो गया, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लबिंग प्रोविजंस, क्लबिंग प्रोविजंस मतलब द प्रोविजंस विच आर गोइंग टू कंसिडर, अगर कोई एसएससी बड़ा शातिर दिमाग है और अपना खुद का इनकम का टैक्स का लायबिलिटी कम करने के लिए अपने इनकम को इधर उधर ऐसा ऐसा ट्रांसफर कर रहा है कि जिसकी वजह से अल्टीमेटली पैसा उसी को खर्चा करने को मिले, लेकिन फिर भी दिखने के लिए मेरा इनकम नहीं है उसका इनकम है, उसका इनकम है, ऐसा करके दिखाने को मिल जाए, तो मुझे मालूम है कि इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। और मुझे साइली मैडम ने बोला सर आप हमारे क्लास में सीए फाउंडेशन के लिए लॉ सिखाने का आओगे क्या, मैंने बोला हाँ चलो ठीक है सिखा दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर, मैं आपको इसके लिए पेमेंट करूंगा। बोला अरे वेरी गुड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो नो साइली मैडम इज गोइंग टू पे मी फॉर दैट पर्पस। मैंने बोला लेकिन मैडम मेरा ना इनकम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऑलरेडी 30% के टैक्स ब्रैकेट में चला जाता हूँ, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। आप फिर से मुझे जो पैसा दोगे ना उसका 30% टैक्स कट हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं है, तो मुझे एंजॉय करने को नहीं मिलेगा। आप ऐसा कर दो ना, मेरा बड़ा बेटा अब भी ग्रेजुएशन को है, लास्ट ईयर को है, मतलब वो 18 साल के ऊपर का ही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मेजर है, आप वो इनकम उसके नाम से दे दो। समझता मैं कैसे बोल रहा हूँ, सिखाऊंगा मैं, आप नाम चेक उसके नाम से दे दो। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। उसका तो अभी तक कुछ इनकम नहीं है ना, तो 2.5 लाख के अंदर ही छुप जाएगा ना सारा का सारा चीज़ें। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी बीवी के नाम से दे दो। जस्ट एग्जाम्पल, मेरी बीवी सपोज अनपढ़ गवार है, बाबा लोग ऐसा कुछ है नहीं, शी इज़ वेरी वेरी वेल टैलेंटेड गर्ल एंड शी नोज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, शी हेल्प्स मी अ लॉट फॉर रनिंग द क्लास मोर सिस्टमेटिकली। बट सपोज ऐसे मैं बोलता हूँ ठीक है उसके नाम से दे दो चेक, कुछ प्रॉब्लम नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे माइनर बच्चे के नाम से चेक दे दो, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करूँगा तो मेरे घर में 4 लोग हैं ना रे, तो 2.5 लाख मतलब मैं 10 लाख रुपए एंजॉय करने का कोशिश करूंगा। एग्जाम्पशन 10 लाख रुपए तक टैक्स ही नहीं भरूंगा, थोड़ा इनकम मेरे नाम से, थोड़ा इनकम बीबी के नाम से, थोड़ा इनकम बच्चे के नाम से, ऐसा करने का कोशिश करूंगा। गवर्नमेंट बोलते हैं सर हमारा ध्यान है स्टेप नंबर 4 में वही करने वाले हम लोग, क्लब करने का है क्या, मतलब दूसरे का इनकम है बट आपके इनकम में क्लब कर देंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो ऐसा कभी भी क्लब करोगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है। देयर आर सम रूल्स व्हेन इट विल बी क्लब्ड एंड व्हेन इट विल नॉट बी क्लब्ड, वो अपने को स्टेप 4 में देखने का रहता है। पहला स्टेप रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दूसरा स्टेप डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, याद है क्या आपको? हाँ, पहला स्टेप कौन सा था आपका, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेकंड स्टेप डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, बाद में नेक्स्ट स्टेप डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस, नेक्स्ट स्टेप क्लबिंग। क्लबिंग करने के बाद में अभी मेरे हाथ में मेरा खुद का इनकम कितना पकड़ा जाएगा और जिसका इनकम मेरे इनकम में क्लब हो सकता है वो क्लब करने के बाद मेरा इनकम कितना हो गया, फिर से बड़ा हो गया।
ओके, वो देखा जाएगा। उसके बाद में आता है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। मेरा बहुत अच्छा फेवरेट मूवी है, उसका नाम है लगान। आपने शायद सुना रहेगा, शायद देखा भी रहेगा। आमिर खान का पिक्चर है, 2001 में क्या 2000 में कुछ तो आया था, आशुतोष गोवारिकर ने उसको डायरेक्ट किया था। उसमें एक के बाद एक 3 साल के लिए बारिश नहीं आती है। वो चंपानेर के चंपारण ऐसा कुछ तो नाम रहता है वो गाँव का, और 3 साल तक बारिश नहीं आती है। और वो जो ब्रिटिश ऑफिसर रहता है, रीजेंट रहता है, वो क्या बोलता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, टैक्स भरो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट कंसिडरिंग, इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट इंडियन पीपल और इंडियन सोसाइटी डेवलप्स। They were thinking that Indian society is like something which they should extract, exploit, take away. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट अपना जो इनकम टैक्स है 1961 का, ये हमारे खुद के रिपब्लिक ने बनाया हुआ इनकम टैक्स है। इसमें हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी रखा हुआ है कि नहीं, हम लोग अपने देश के अंदर जो लोग हैं उनका सबका भला चाहते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए मदद करना चाहते हैं। तो एक आध साल में शायद उनके ज़िंदगी का बैड पैच, बैड लक जोर से चल रहा है, जिसकी वजह से शायद उनको लॉस हुआ रहेगा। तो नंबर 1 हम उनको मदद करेंगे, इस साल टैक्स मत भरो क्योंकि आपको लॉस हो गया है, इनकम आपका नेगेटिव हो गया है, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और अगले साल जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा, चलो इस साल तो बच गया यार, वो चंपारण का जो रीजेंट है उसके जैसे यहाँ पे अपना गवर्नमेंट तो है नहीं कि टैक्स भरो करके बोल रहा है। मदद तो किया आपने को, इस साल टैक्स भरने को नहीं बोला, लेकिन उसके आगे जाके गवर्नमेंट बोलेगा देखो भाई, हमको मालूम है पिछले साल आपको लॉस हुआ, फिर भी आपने अगले साल बिजनेस कर रहे हो, मतलब एक साल आपने कैसे वैसे आगे लेके गए। लॉस हुआ मतलब क्या रहे, इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मतलब इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है। तो आउटफ्लो के लिए आपने क्या किया रहेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी किया रहेगा ना। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब आपने लोन लिया रहेगा ना, तो अगले साल आपको लोन भी रीपेमेंट करने का रहेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अगर हम ऐसा बोलेंगे अभी पिछले साल लॉस था, हमने कुछ नहीं बोला, इस साल प्रॉफिट होना, टैक्स भर, तो बोलेगा सर अभी किधर तो मैं सांस ले सकता हूँ, लास्ट ईयर तो मैं सब जगह से दब गया था। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब किधर मैं आगे आना चलो, आप से बोलो टैक्स भरो, तो मैं कैसे आगे जी सकूँगा? फिर से मैं खड्डे में जाऊँगा। मेरा घर के लोगों के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, टेंशन मत ले, लास्ट ईयर जो लॉस हुआ था, लास्ट ईयर टैक्स नहीं भराना, अच्छी बात है। अभी लास्ट ईयर का लॉस, करंट ईयर जो प्रॉफिट कमाएगा उसके खिलाफ तुझे सेट ऑफ करने को दूंगा। मतलब करंट ईयर में नेट प्रॉफिट कमाया रहेगा, पॉजिटिव इनकम कमाया रहेगा, तो उसमें से लास्ट ईयर का लॉस माइनस कर और फिर बचे कुछ इनकम करो, टैक्स भर। नहीं सर मेरा लॉस इतना बड़ा है कि सेकंड ईयर का इनकम में भी अभी मुझे फायदा, मतलब वो माइनस करने का बचता है, उनका फिर इस साल भी टैक्स मत भर, उसके अगले साल भी लेके जाएगा तो भी चलेगा। आइदर सेट इट ऑफ, करंट ईयर में एक हेड में लॉस है, एक हेड में इनकम है, एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, मैं उनका ठीक है फिर आपस में सेट ऑफ करो। नहीं सर करंट ईयर में सभी हेड में मेरे को लॉस हो गया, ठीक है फिर इस साल टैक्स मत भरो, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करो, और अगले साल में आने के बाद फिर से पर अगले साल की इनकम के खिलाफ सेट ऑफ करो। दैट इज गिवन इन स्टेप नंबर 5। सो रिमेंबर, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, उन्होंने अगर ऐसा बोला रहा कि मुझे टैक्स नहीं भरना, मैं टैक्स से चोरी करूंगा, हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो उस गवर्नमेंट को टैक्स उनको देना पड़ रहा था जो गवर्नमेंट उनको एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करता था। हम लोगों ने ऐसा नहीं बोलना है। हम लोग किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? जो रेलवे, रोडवेज, कैनल्स, ब्रिजेस, डैम्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, पुलिस सिस्टम, ये सब चीज़ें अपने को प्रोवाइड करता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब प्रोवाइड करता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो और देखो उसने क्या बोला है, लॉस हुआ हम मदद करने को तैयार है। क्या मदद किया? टैक्स मत भर, और ऊपर से अगले साल के प्रॉफिट के खिलाफ सेट ऑफ करके बाद में अगर कुछ बचेगा प्रॉफिट तो ही टैक्स भर। इतना होने का तो टैक्स इन्हीं में आपका कम ही आने वाला है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और कभी आपने बहुत सारा इनकम कमाया तो टैक्स आने वाला है, तो वो तो आपने इनकम कमाया ना, भारत के सिस्टम को यूज़ करके आपने इनकम कमाया, आपको फायदा हो ही गया ना, तो टैक्स भरो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? नेक्स्ट, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कंप्लीट कर दो। वो होने के बाद फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर से एक बार देखेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम पहले आता है, उसके बाद में कौन आता है? हेड्स ऑफ टोटल इनकम आता है, उसके बाद में क्या आता है? एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस आता है, उसके बाद में क्या आता है? क्लबिंग प्रोविजंस आता है, उसके बाद में क्या आता है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आता है, उसके बाद में क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। देखो शब्द कौन सा है? ग्रॉस टोटल इनकम। और सेक्शन 4 क्या बोलता था? टैक्स शुड बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। कॉस्ट शीट सीखा था, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और बाद में फैक्ट्री कॉस्ट। वैसे ग्रॉस टोटल इनकम और बाद में टोटल इनकम आने वाला है। तो ये जो ग्रॉस टोटल इनकम अभी आपका आने वाला है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं आएगा, उसमें से भी कुछ चीजें माइनस की जाएंगी और बाद में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या रहेगा? आपके जो अलग अलग 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसको भी फिर से हम लोग क्लब कर देंगे, उसको फिर से हम लोग जोड़ देंगे। तो मेरा सैलरी और मेरे बीबी का सैलरी अगर क्लब होने वाला रहेगा तो क्लब होने का टोटल सैलरी,
मेरा हाउस प्रॉपर्टी मेरे बीबी का हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अगर वो क्लब होने वाला रहेगा तो क्लब होने का मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ऐसा मेरा 5 हेड्स का क्लबिंग के बाद का इनकम रहेगा। लास्ट ईयर का लॉस, करंट ईयर का लॉस, एडजस्ट करने का जो बचेगा वो अभी फिर भी मेरे पास 5 अलग अलग हेड्स है ना, तो उसको अभी मिक्स करेंगे और बोलेंगे क्या बन गया, ग्रॉस टोटल इनकम। सो ग्रॉस टोटल इनकम के पहले कौन है, 5 अलग अलग हेड्स दिखते हैं, 5 अलग अलग सोर्सेज दिखते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में वो एक हो जाते हैं, 5 धाराओं से इनकम आया और उसकी नदी बन गई, उस नदी का नाम क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई, ओके। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, फिर उस ग्रॉस टोटल इनकम से क्या करना पड़ेगा आपको, डिडक्शंस क्लेम करने करेंगे। अब ये इनकम, ये डिडक्शंस अलग है। पहले मैं क्या बोल रहा था, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जो तुम्हारे हेड्स ऑफ टोटल इनकम है उसमें से एग्जेम्पशंस और उसमें से डिडक्शंस क्लेम करो। एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करने के बाद उनका जो खुद का एक अलग अलग नेट इनकम आ गया रहेगा, उसका सबका टोटलिंग करो तो मिल गया तुमको ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से भी डिडक्शन क्लेम करो। अब ये कौन सा डिडक्शन है, क्योंकि हमारा बेसिक लॉजिक है डिडक्शन का कि इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो खर्चा माइनस करने को मिलता है। अब वो सब खर्चा माइनस करके हो गया है सर, अब मैं वो खर्चे को माइनस करने के बाद, क्लबिंग करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद आगे आ चुका हूं, अब कुछ खर्चा माइनस करने का बाकी नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगा हाँ, लेकिन याद रख, अभी ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अ टूल फॉर द गवर्नमेंट ओनली टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। इनकम टैक्स एक्ट इज ऑल्सो अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू शेप द इंडियन इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कंसिडर करता है, जिस तरह से हम लोग, नदी कैसे भी बहती है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा अकाल पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, नदी को हो सके जितना अच्छा घाट बांध के देते हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसका जो नदी का रिवर बेड रहेगा उसको हम लोग हो सके तो जहाँ पे हम लोग उसको वॉल्स बांध के देते हैं कि जिसके से नदी का बाढ़ आएगी तो भी कहाँ तक आएगी वो पता है, कैसे भी इधर उधर नहीं फैलेगी। हम डैम्स बांधते हैं, कैनल्स बांधते हैं, जिसके से हमको गारंटी होता है कि जब बारिश नहीं रहेगी तभी अपने को पानी का सप्लाई रहेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें अपने को, जिस तरह से हम लोग रियल लाइफ में ज़मीन के साथ करते हैं, रिवर्स के साथ करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज के साथ करते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट को यूज़ करके लोगों की आदतों को चेंज करने का कोशिश करता है। मैंने आपको परसों बोला था, अगर आपको याद रहेगा तो, मेरे पिताजी का LIC नहीं था, लेकिन मेरा LIC है। आदत कैसे चेंज होगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोल कर रखा, अगर आपने जो पैसा कमाया है उसको टैक्स भरने के पहले आपने कमाए हुए पैसे में से अगर आपने LIC में इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो हम आपको माइनस करने को देंगे। मैं बोलूँगा लेकिन सर माइनस करने को वही मिलता है जो इनकम कमाने के लिए किया जाता है। तो सर इनकम कमाने के लिए मैंने LIC का पॉलिसी नहीं लिया था, बल्कि मैंने तो मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को तकलीफ कम होनी चाहिए इसके लिए LIC का पॉलिसी लिया था। मतलब ये माइनस करने को नहीं मिलेगा। बोलते हाँ, ऊपर माइनस करने को नहीं मिलेगा, हेड्स ऑफ टोटल इनकम में माइनस करने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार ग्रॉस टोटल इनकम करके हो गया ना, अब बोलेगा अभी माइनस करने को दे सकते हैं हम लोग। तो यहां पे तुमको, अगर तुमने कुछ स्पेसिफिक टाइप का इनकम कमाया रहेगा तो, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज यू टू अर्न सम टाइप ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल, आपको शायद सबको पता रहेगा, बहुत अच्छा नॉवेल भी है और बाद में उसके ऊपर बहुत सारा अच्छा इंटरनेशनल मूवीज भी बन गया, बहुत फेमस बन गया, हैरी पॉटर। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ, वी वॉन्ट इंडियन ऑथर्स टू राइट गुड बुक्स, नॉट जस्ट टेक्निकल गाइड्स बट गुड बुक्स, नॉवेल्स एंड सम अदर थिंग्स। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो रॉयल्टी कमाओ आप, उनको चलेगा। वी वांट टू एनकरेज पीपल टू राइट एंड अर्न रॉयल्टीज एंड एक्सेट्रा। तो आपने वैसा इनकम कमाया रहेगा, हम आपको मदद करने को तैयार है। मेरे पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, वो पैसे को मैंने क्या कर दिया, घर के अंदर खड्डा, खड्डे के अंदर हंडा, हंडे के अंदर कैश संभाल के रखा है। गवर्नमेंट बोलेगा अरे यार ये पागलपन है, पैसा कमाया ना, अच्छा है तेरे पास बहुत सारा पैसा, तो वो पैसा बैंक में रख बाबा, नहीं तो शेयर मार्केट में डाल, नहीं तो म्यूचुअल फंड में डाल। तू अगर घर के अंदर खड्डा, खड्डे के अंदर हंडा, हंडे के अंदर कैश डाल के रखता है तो उसका किसी को कुछ फायदा नहीं है। अगर तू वो पैसा फिर से बैंकिंग चैनल में लाता है, इन दैट केस दैट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। तुझे सेव करने का ना, तू सेव कर, बैंक फिर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग इट एज अ लोन टू अदर्स, और बैंक वो बराबर से वसूल करके लेगी। मतलब किसी और, तेरे पास पैसा पड़ा है और किसी और को पैसे की जरूरत है लोन करके, बट वो तुझे जानता नहीं, तू उसको जानता नहीं, तू बैंक में पैसा डाल दे, बैंक उसको आगे यूज करना चालू करेगी। दिस विल एनेबल ग्रोथ, दिस विल एंश्योर दैट concentration of wealth is not in the hands of few people but wealth is getting spread। लेकिन सर बैंक में रखूंगा ना एफडी में तो इंटरेस्ट मिलता है। मैं बोलूँगा हाँ, वो इंटरेस्ट के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं। मैं बोलूँगा हाँ, तो सर मुझे नहीं रखने का बैंक में। बोलता हूँ ठीक है चल, तो अगर इंटरेस्ट इनकम कमाता रहेगा तो इतना लिमिट तक का इनकम रहेगा, हम छोड़ देंगे, चल टैक्स नहीं भरेंगे, डिडक्शन देने को तैयार है। एक स्पेसिफिक टाइप का इनकम कमाया, रॉयल्टी कमाया, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कमाया, सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट कमाया, हम छोड़ने को तैयार है। कुछ कुछ टाइप के इनकम को हम लोग छोड़ने को तैयार है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, कुछ कुछ टाइप मतलब माइनस करने को देने को तैयार है।
वो पहले तुम्हारे इनकम ऐड हुए रहेंगे अदर सोर्सेज में, लेकिन बाद में माइनस करने को देने को तैयार। छोड़ेंगे मतलब ये एग्जाम्पशन नहीं है, ये डिडक्शन है, माइनस करने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, नहीं सर मैंने ना नया इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल लिया हुआ है, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट, हमको चाहिए पेट्रोल के ऊपर हमारा खर्चा कम होना चाहिए। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? हमारे देश में क्योंकि पेट्रोल तो मिलता नहीं है, हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और उधर का रेट्स बढ़ गया तो अपने को तकलीफ होता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट मोर एंड मोर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो भी कुछ रहेगा वो। तो मैंने बोला ठीक है फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, मेरा नॉर्मल गाड़ी जो है बाइक लेने को जाता हूँ अगर सादा वाला, तो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक बाइक लेने को जाऊँगा तो 4 लाख 5 लाख में आती है। खाली फुकट 2 लाख का खर्चा काय को करने का, नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, आपको फिर हम लोग उसके लिए लोन लिया रहेगा, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट माइनस करने को देने को तैयार है। अभी आप इनकम नहीं कमा रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो। आप अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर लोन लेके उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए उनको पैसा खर्चा करने को तैयार, हमको ठीक है ये माइनस करने को देने को तैयार, इंटरेस्ट माइनस करने को मिलेगा। आप भाड़ा भरते हो, घर का भाड़ा भरते हो, आपको माइनस मदद करने को तैयार है, डिडक्शन देने को तैयार है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? मतलब कुछ कुछ टाइप के इनकम कमाओगे डिडक्शन मिल जाएगा, कुछ कुछ टाइप के खर्चे करोगे डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बट हमने बोला वो टाइप का खर्चा कर, LIC में इन्वेस्ट कर, मेडिक्लेम में इन्वेस्ट कर, घर का भाड़ा भरता रहेगा तो ठीक है, बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन लिया रहेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भरता रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिया रहेगा उसके ऊपर लोन लिया रहेगा, लोन के लिए इंटरेस्ट भरता रहेगा, ठीक है, तो माइनस करने को देने को तैयार है। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज शेपिंग द इकोनॉमी, लोगों की आदतें बदलने का कोशिश कर रहे हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तीसरा, अगर तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल सिचुएशन हो गया है, भगवान ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी किया हुआ है, तो हम तुमको मदद करने को तैयार है। भगवान ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी किया, लेकिन तू भारतीय है, हमारे देश का सिटीजन है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, तो हम तुझे मदद करने को तैयार है। सपोज फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो हमको पता है कि तेरा जिंदगी आसान नहीं है, फिर भी तू अपने ज़िंदगी में खुद के पैरों पे खड़ा रहने का कोशिश कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और उस पैसे में से अगर वही 1 लाख रुपया किसी और ने कमाया तो जितना एंजॉय कर सकेगा उतना 1 लाख रुपया तूने कमाया तो शायद तुझे ज़्यादा तकलीफ होती है, और उसमें से बहुत सारा पैसा तुझे सिर्फ खुद को नॉर्मल लाइफ के हिसाब से मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, तो तू उसको अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता है, तो ठीक है हम तुझे डिडक्शन देने को तैयार है। या फिर तेरे घर में कोई अपाहिज है, कोई हैंडीकैप्ड है, भगवान ने तेरे साथ नाइंसाफी किया, हम तुझे मदद करने को तैयार है। तो 3 अलग अलग कारण, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ you earning special type of income which government wants you to earn, we are ready to give you deduction, or you are spending on the special type of expenses which government wants you to spend on, again we are ready to give you deduction, or there are some ad hoc situations where government is saying ठीक है इसको हम लोग मदद करने को तैयार है, चलो डिडक्शन दे दो इसको करके। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये डिडक्शन इनकम कमाने के लिए किया, इसके लिए माइनस करने को नहीं मिल रहा है। ये डिडक्शन either because you are earning that income which government wants you to earn, or you are spending on those things where government wants you to spend or invest, or you are suffering from some special things which government is recognizing that these are something which deserves some deduction, ad hoc situations, इसके लिए तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्टेप नंबर 2 क्या था? हेड्स ऑफ टोटल इनकम एंड कंप्यूटेशन। स्टेप नंबर 3 क्या था? डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। स्टेप नंबर 4 क्या था? क्लबिंग ऑफ इनकम। स्टेप नंबर 5 क्या था? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। स्टेप नंबर 6 क्या था? ग्रॉस टोटल इनकम। स्टेप नंबर 7 क्या है? डिडक्शंस फ्रॉम GTI। GTI म्हणजे काय? ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर? फिर डिडक्शन देखो कैसा है, वो चैप्टर 6 में मिलता है और सेक्शन 10AA में मिलता है। मैंने बोला वैसा, डिडक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन पेमेंट, डिडक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन इनकम, डिडक्शन बेस्ड ऑन अदर इनकम एंड डिडक्शंस अदर डिडक्शंस। ये मैं दोनों को कंबाइन कर दिया था मैंने, लास्ट के 2 लोगों को उन्होंने एक अलग अलग कंसिडर किया। उसके बाद में आएगा स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 एकदम सिंपल है। GTI में से अगर तुम डिडक्शंस को माइनस करते हो तो जो बचेगा वो कौन है? TI है। और यही TI अपने को बड़ा प्यारा है, सेक्शन 4 ने इसकी तरफ देखने को बोला है, और ये डायरेक्टली मिलता नहीं है। सेक्शन 4 तक जाने के सेक्शन 4 का TI कैलकुलेट करने के लिए 8 स्टेप पूरी करनी पड़ती है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? जो सिखाया फिर से बार देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, क्लासिफिकेशन अंडर 5 हेड्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, और बाद में उसका हर एक का खुद का अपना अपना डिडक्शन से अपना अपना एग्जाम्पशन से वो माइनस कर दो, फिर बाद में क्लबिंग कर दो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर दो, GTI मिल जाएगा, उसमें से डिडक्शन माइनस कर दो, जो मिलेगा उसको बोलेंगे टोटल इनकम। 8 स्टेप में पहुंच गए। क्लियर? आकांक्षा मैडम, घर के बच्चे मेरे समझा करे? Yes, sir. ओके। उसके बाद में आएगा स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द रेट्स ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। एप्लीकेशन ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अभी इसके और तुमको रेट्स ऑफ टैक्स लगाने के, क्योंकि
rates of tax are to be applied on total income, and rates of tax are given either in the income tax act or in the finance act or both. आपको वहाँ से ढूंढने का पड़ेगा. इनकम टैक्स एक्ट वाले रहेंगे तो वो फिनेंस एक्ट वाले नहीं है, मतलब वो सेक्शन 115 BAC वाले हैं, सेक्शन 115 BAC. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सेक्शन का नंबर ये हुआ है, BAC नाम का नंबर है वो. सेक्शन 115 BAC इज द फुल नंबर. ये जो है ये न्यू रेजिम वाला सेक्शन है. याद रखो, सेक्शन 115 BAC इज नॉट फ्रॉम फिनेंस एक्ट, सेक्शन 115 BAC इज फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट. एंड इनकम टैक्स एक्ट में रेट्स ऑफ टैक्स बताना ये पुराना सिस्टम नहीं है, ये नया सिस्टम है, न्यू रेजिम है. एंड बाय डिफॉल्ट नाउ न्यू रेजिम इज एप्लीकेबल, बट यू कैन स्विच बैक टू द ओल्ड सिस्टम. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? यू कैन स्विच बैक टू द ओल्ड सिस्टम. ओके. और ये न्यू रेजिम के हिसाब से रेट्स ऑफ टैक्स क्या है? तो 3 लाख रुपए तक नो टैक्स, 2.5 लाख नहीं 3 लाख. ओल्ड सिस्टम में अप टू 2.5 लाख है, न्यू सिस्टम में 3 लाख है. तो सर ये अच्छा है ना, मतलब 50,000 का टैक्स नहीं एक्स्ट्रा है ना? बोलूँगा हाँ, लेकिन फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ें गायब भी होती है. मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जो उधर अलग अलग एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है ना, जब तुम ओल्ड रेजिम में रहोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन बाद में फिर टैक्स रेट के लिए 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा करके खेलना पड़ता है. और अगर तुम बोलोगे सर मुझे वो अलग अलग एग्जेम्पशंस और डिडक्शन नहीं चाहिए, मतलब मेरा इनकम ज़्यादा रहेगा, लेकिन ज़्यादा इनकम के और हम क्या बोलेंगे फिर? अप टू 3 लाख नो टैक्स. और उसके बारे में भी क्या है, अब ठीक से देखो कि आपको समझेगा. यहाँ से यहाँ पे जम कैसा मारा है, देखो हर एक जम कितने का है? हर एक जम 3 लाख रुपए का है. मिला क्या आपको सबको? और यहाँ पे जम देखो बराबर 5-5% का है. लेकिन जैसे तुम 15 लाख को क्रॉस करोगे तो आगे का जम क्या है? अबो 15 लाख एवरीथिंग. और आगे का रेट क्या है? सीधा 30%. यहाँ पे जम 10% का जम मारा हुआ है सीधा. सो रेट कैसे बढ़ता है? 0, 5, 10, 15, 20 और बाद में 30. दीज आर द रेट्स ऑफ टैक्स. तो अभी तुम बताओ मुझे, अगर मेरा इनकम सपोज 9 लाख रुपया है तो मेरा टैक्स कितना रहेगा? नहीं, मेरा टैक्स का अमाउंट चाहिए, मुझे टैक्स का रेट नहीं चाहिए. मेरा टैक्स कितना रहेगा, मतलब टैक्स का अमाउंट कितना रहेगा? डोंट टेल मी विच रेट इज एप्लीकेबल फॉर मी. सपोज 8,50,000 सिंपल कंसिडर कर, तो 8,50,000 है. वन लाख कैसे कैलकुलेट किया बताओ? 15% ऑफ? नहीं, मैं 8,50,000 बोला. कितना? 85,000. समझा सबको? तो वो गलत है. आपने क्या कंसिडर किया? 8,50,000 मतलब 9 लाख से नीचे, मतलब 10% लगा दो. बट ये सेंटेंस देखो ना, अप टू ₹3 लाख, फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख, फ्रॉम 6 लाख टू 9 लाख, ऐसा बोल रहा है वो. तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा इनकम 8.5 लाख रुपया है, तो अगर मेरा इनकम 8.5 लाख रुपया है तो 6 से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ. इसका मतलब मैं थर्ड कैटेगरी में जाके बैठा हूँ ऑलरेडी. लेकिन थर्ड कैटेगरी क्या बोलता है? 10% लगाओ. लेकिन 10% कब लगाओ? फ्रॉम 6 लाख के ऊपर जो रहेगा उसके ऊपर लगाओ. मतलब बोलूंगा इसमें से पहले 6 लाख हटा दो. क्या रे, समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? 10% लगाना है, लेकिन किसके ऊपर लगाना है? 6 लाख के ऊपर जितना रहेगा उसके ऊपर लगाना है. मतलब 2,50,000 के ऊपर 10% लगाना है. क्या रे, समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो 2,50,000 का 10% मतलब कितना हो जाएगा मेरा? 25,000 हो जाएगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अच्छा सर, मतलब 25,000 का टैक्स है क्या? नहीं, 6 लाख के ऊपर जितना अमाउंट है उसके ऊपर 25,000 का टैक्स है. लेकिन 6 लाख तक टैक्स है कि नहीं है? हाँ है. मैं बोलूँगा फिर अभी 6 लाख बाकी है अपना. 6 लाख मैंने उसमें से 6 लाख हटा दिया ना, जो 6 लाख वहाँ से हटाया वो नीचे आ गया. क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो जो 6 लाख है वो सेकंड कैटेगरी वाली चीज़ है. क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो सेकंड कैटेगरी बोलता है फ्रॉम 3 लाख अप टू 6 लाख. आपको हम 5% लगाए. मैं बोलूँगा अच्छा, मतलब ये 6 लाख के ऊपर एक रेट नहीं है, इसके अंदर 2 लोग हैं, इसमें से 3 लाख हटाना पड़ेगा. तो बच गया कितना? 3 लाख बच गया. इस 3 लाख के ऊपर मुझे 5% लगाने का है. 3 लाख पे 5% मतलब कितना हो गया? 15,000. और जैसा 8.5 लाख में से 6 लाख हटाया था तो 6 लाख नीचे आया था, वैसे 6 लाख में से 3 लाख हटाया तो वो 3 लाख नीचे आएगा. कह रहे समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? और वो 3 लाख यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में है. गॉट द आइडिया? बट फर्स्ट कैटेगरी का रेट कितना है? 0% है. तो इसको बोलूँगा मल्टीप्लाइड बाय 0%. मतलब कितना? 0. मतलब मेरा टैक्स रेट का अमाउंट कितना आएगा? 40,000 आएगा, 85,000 नहीं आएगा. दीज आर स्लैब रेट्स. स्लैब रेट मतलब क्या है? इतना तक नो टैक्स. अभी सोच के देखो ना, मतलब तुम्हारा इनकम तुमने जैसा कैलकुलेट किया उसके हिसाब से, तुमने जिस तरह सोचा तो उसके हिसाब से तुम्हारा इनकम सपोज 3 लाख रुपए, तुमको टैक्स इतना लगेगा? 0 लगेगा.
और मेरा इनकम 3,10,000 रुपये है, तो मुझे सीधा बोलोगे सर 5% टैक्स भरो, किसके ऊपर? 3,10,000 के ऊपर। मैं बोलूँगा अरे यार पागलपन है ना, फिर सिर्फ मेरा इनकम 10,000 से फिर 1,000 से बढ़ गया। जस्ट एग्जाम्पल, मेरा इनकम कितना? 3,01,000। तुम क्या बोलोगे? 3,01,000 का 1% सॉरी 5% भरना पड़ेगा। कैलकुलेट करो कितना आया, मतलब मेरे दोस्त को 3 लाख रुपए कमाता है तो उसको टैक्स 0, और मेरा इनकम 3,01,000 है, मेरा टैक्स कितना? 15,000। मैं बोलूँगा 1,000 रुपये इनकम बढ़ गया और 15,000 रुपये का टैक्स बढ़ गया, कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ का। मैं फिर गवर्नमेंट के साथ चोरी करने का कोशिश करूंगा, बोलूंगा मैं टैक्स भरूंगा ही नहीं, मेरा इनकम कितना है? 3 लाख है। सचमुच में इनकम है कितना? 3,01,000, लेकिन बताऊंगा कितना? 3 लाख। तो इसका कुछ मतलब नहीं होगा। अब सोच के देखो, मेरा इनकम कितना है? किसी का इनकम 3,01,000 है और दूसरे का इनकम कितना है? 6,01,000 है। अब सीधा बोलोगे 6,01,000 10%, एकदम डायरेक्टली 6,01,000 का 10%। बोलेगा सर मेरा दोस्त ने 5,99,000 कमाया, तो आपने उसको बोला कि पहला 3 लाख को छोड़ता हूँ और बाकी, अभी ऐसा कैसे चलेगा सर? आप डायरेक्टली पूरा पूरा लगाते हो। बोलते यस, ये स्लैब रेट्स है। सो अप टू 3 लाख नो टैक्स, उसके ऊपर के 3 लाख के लिए 5%, उसके ऊपर के 3 लाख के लिए 10%, उसके ऊपर के 3 लाख के लिए 15%, उसके ऊपर के 3 लाख के लिए 20%, और उसके ऊपर जो भी कुछ है उसके लिए 30%। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? यू कैन से दैट सर आई मीन दिस ब्रैकेट, मतलब इस ब्रैकेट का रेट मेरे पूरे इनकम के लगाओ, नहीं, मेरे इनकम के फिर अलग अलग टुकड़े करने पड़ेंगे। अप टू 3 लाख कितना, उसको छोड़ दो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? घर के बच्चे समझा करे? Yes, sir. Okay, then comes the next part. जस्ट अ मिनट, ये क्या है? ये न्यू रेजिम के हिसाब से मैं, मुझे बताओ न्यू रेजिम का रेट फ्लैट रेट है क्या स्लैब रेट है? स्लैब रेट से। देयर इज वन सिंगल स्लैब के देयर आर 6 स्लैब्स, 6 स्लैब्स। व्हाट आर द स्लैब्स? टेल मी। द स्लैब्स आर जंपिंग बाय 3 लाख एंड द रेट्स ऑफ टैक्स आर जंपिंग बाय 5% अप टू 5th स्लैब। अप टू 5th स्लैब एवरीथिंग इज बाय 5%। और 6th स्लैब में क्या करोगे? सीधा बियॉन्ड 15 लाख सीधा 10% बढ़ा देने का बोलेगा 30%। सो व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया फॉर नॉर्मल स्लैब रेट सिस्टम? 30%। तो यहाँ पे अगर कोई दिमाग चलाएगा उसको समझेगा कि दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन इन इंडिया नाउ। वंस अपॉन अ टाइम the tax rate for individuals were lower, the maximum tax rate for individual was lower than that of the companies। मतलब कंपनी ने अगर सपोज 10 लाख कमाया तो कंपनी को उसके ऊपर 35% टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अगर मैंने 15 लाख कमाया, 20 लाख कमाया तो मुझे उसके ऊपर 30% भरना पड़ता था। मतलब इंडिविजुअल को टैक्स रेट कम लगता था और कंपनीज को टैक्स रेट ज़्यादा लगता था। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अभी जो सिस्टम, नया सिस्टम गवर्नमेंट ने लाया है उसमें कंपनीज विल बी पेइंग 22.5%। मतलब कंपनी का मैक्सिमम टैक्स रेट कितना है? 22.5% है और हमारा कितना है? 30% है मैक्सिमम टैक्स रेट जो है वो। लेकिन ऑब्वियसली कंपनी को फ्लैट रेट रहता है, हमको स्लैब रेट रहता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन फिर भी दिस इज अ रिवर्स सिचुएशन। तो अभी इंडिया में अगर तुम एक इंडिविजुअल करके बहुत सारा पैसा कमाते हो और दूसरा कोई है इंडिया में जो कंपनी के नाम से पैसा कमाता है, तो उसकी कंपनी कम टैक्स भरेगी और तुम ज़्यादा टैक्स भरोगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? So this is somewhat reverse thing because government of India is having a different idea just now कि अपनी इकोनॉमी को आगे पुश कैसे करना है। उनको लगता है कि नहीं, जो जॉब क्रिएट करते हैं कंपनीज, बिजनेसेस, उनको हमने अगर कम टैक्स लगाया तो उनके पास प्रॉफिट बचेगा। 2019 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया पहले, और उनके पास प्रॉफिट बचेगा तो फिर वो लोग बिना लोन लिए हुए नया जॉब क्रिएट कर सकेंगे। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन गवर्नमेंट ने सीधा प्लेन दे दिया, गवर्नमेंट ने उसमें कुछ कंडीशन नहीं डाला है कि आपको इतना हम लोग टैक्स कम लगाएंगे लेकिन आपको इतना जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन डाला नहीं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने अज्यूम किया कि वो लोग ऐसा करेंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली स्पीकिंग। कंपनी टैक्स कम भर रही है और वो पैसा खुद के पास बचा के रख रही है। दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। तो गवर्नमेंट ने गैम्बल खेल के देखा कि हम कंपनीज को टैक्स कम लगाएंगे, उनका प्रॉफिट बचेगा तो उनका सेविंग्स बढ़ेगा, मतलब उनको लोन के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, मतलब वो लोग शायद नया जॉब क्रिएट कर सकेंगे। बट कंपनीज फाइंड इट डिफिकल्ट जस्ट नाउ टू इन्वेस्ट इन इंडिया कि नया जॉब के लिए नया फैक्ट्री चालू करेंगे, नया कुछ और ऑफिस चालू करेंगे, ऐसा कुछ बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो गवर्नमेंट ट्राइड बट स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग। वी डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू वर्क इन फ्यूचर और नॉट। ओल्ड डेज में हम क्या कंसिडर करते थे, नहीं आपको भारत में, आप भारत के रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, आप लोगों को यूज़ करोगे, देयर इज नो गारंटी कि आप एम्प्लॉयज़ को ठीक से ट्रीट करोगे नहीं करोगे। आप इधर हमारी इकोनॉमी को तकलीफ दे सकते हो, पोल्यूशन कर सकते हो, आप अलग अलग रूल्स को तोड़ सकते हो, आप ज़्यादा टैक्स भरो पहले और लोगों को हम कम टैक्स भरने को बोलेंगे। इंडिविजुअल विल पे लोअर टैक्स बिकॉज दे आर द स्पेंडर्स। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर उनका ज़्यादा टैक्स वसूल करना चालू कर दिया, व्हाट विल हैपन? देयर स्पेंडिंग कैपेसिटी विल गो डाउन, तो डिमांड विल गो डाउन इन इकोनॉमी।
आप प्रोड्यूस करके क्या करोगे? उससे अच्छा हम उनके हाथ में क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा रखेंगे. विल कीप मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स सो दैट दे कैन स्पेंड इट फॉर देयर डिफरेंट नीड्स. तो डिमांड बढ़ती जाएगी इकोनॉमी. डिमांड बढ़ेगी मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मार्केट रेडी होगा. मार्केट रेडी होगा मतलब तुमको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, तो तुम भरो. तो द इंजन वॉज पुट फॉर इंडिविजुअल्स और कंज्यूमर्स. नाउ द इंजन इज पुट फॉर सप्लायर्स. कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? ओके. बट अभी तक ये जो नया सिस्टम ने लाया है उसको कुछ बड़ा फायदा हुआ ऐसा दिख नहीं रहा है. इट इज गोइंग टू टेक टाइम बट वी डोंट नो एक्जैक्टली वेदर इट विल वर्क और नॉट. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके. उसको बोलते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. पहले इंडिया वॉज वर्किंग ऑन डिमांड साइड इकोनॉमिक्स. ओके. ये जो था 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, ये कौन सा रेजिम है रे? ओल्ड रेजिम है कि न्यू रेजिम है? न्यू रेजिम है. ये किसने बोला है? फाइनेंस एक्ट ने बोला कि इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है? इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन ने बोला है? 115 BAC ने बोला है. देखो तुमको बहुत सारे सेक्शन याद रह भी गए. कितना फटाफट से याद रखा हमने. सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है. सेक्शन 15 क्या है? सैलरी का चार्जिंग सेक्शन. 22 हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन. 28 PGBP का चार्जिंग सेक्शन. 45 कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन. 56 अदर सोर्सेस का चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन 14 मतलब हेड्स ऑफ टोटल इनकम जो अलग अलग हेड बोलते थे. सेक्शन 14A वो एग्जेम्प्ट इनकम में से किए हुए खर्चे को माइनस करने को नहीं मिलेगा. याद है आपको? और उसके बाद में क्या सीखा हमने? अभी दिखा गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा. सेक्शन 115 BAC that talks about rates of tax under new regime which tells that the slab rates are dancing by 3 lakh and tax rates are dancing by 5% up to slab number 5. After slab number 5 you are going to say beyond 15 lakh सीधा 30%. समझने में कैसे बोल रहा हूँ अभी. लेकिन अगर आप ऑप्शनल रेजिम में जाओगे, ऑप्शनल रेजिम, इफ यू गो इन ऑप्शनल रेजिम मतलब नॉट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वाला बट अंडर द फाइनेंस एक्ट वाला, तो आपको क्या बोलेंगे हम लोग? फिर इंडिविजुअल के लिए HUF के लिए हमारा स्लैब रेट्स अलग है और वो रेट्स क्या रहेगा? अप टू ₹2,50,000 नो टैक्स. यहाँ पे हम 3,50,000 बोलते थे ना, उसके जगह पे बोलेगा अप टू 2,50,000 नो टैक्स. फिर 2,50,000 से जब मार्केट डायरेक्टली 5 लाख तक, 0 to 2,50,000 नो टैक्स. 2,50,000 1 to 5 लाख 5%. 5 लाख 1 to 10 लाख 20%. एंड बियॉन्ड 10 लाख 30%. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? उधर ना स्लैब छोटे छोटे हैं और रेट फटाफट से जब मारते हैं. यहाँ पे स्लैब, यहाँ पे इनकम आपका हमने एग्जाम्पशन हटा दिया था, डिडक्शन हटा दिया, आपका इनकम बड़ा है इसलिए हमारे स्लैब रेट ज़्यादा है, रेट से भी कम है. लेकिन दोनों में अल्टीमेटली रेट्स ऑफ टैक्स कितना है? 30% है. बट वहाँ पे 30% कब आता है? 10 लाख के बाद में आता है. यहाँ पे 30% कब आता है? 15 लाख के बाद में आता है. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो एसएससी ने खुद चेक करने का कि उसको न्यू रेजिम अच्छा लग रहा है कि उसको ओल्ड रेजिम अच्छा लग रहा है. विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर हिम दैट ही कैन फॉलो. क्लियर? व्हाट द आइडिया? व्हाट इज द टाइम? 2 बज गया. चलो ठीक है. अब तक मैंने क्या कंप्लीट कर दिया है? स्टेप नंबर मेरा 9 तक पूरा हो गया है. अब मुझे स्टेप नंबर 10 और अदर थिंग कंप्लीट करने का, वो शाम को कंप्लीट करूंगा. ओके. शाम को कितना बजे लेक्चर है अपना? 6:30. ओके. चलो ठीक है. टेक अ ब्रेक.